गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अपनी इकोनॉमिक्स की जो सेकंड सीरीज जिसके अंदर अपने कल लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था उसके अगेन अपने ओनरशिप के आधार पे जो है आपका जो है इकोनॉमिक्स सेक्टर जो सेक्टर है इंडिया के जो इकोनॉमिक है उन सेक्टर्स को जो है अपने डिस्कस करना है किसके अंदर ओनरशिप के आधार पे। जो सेकंड सीरीज अपने यहाँ से आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें अपने कल जो आपकी इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 2 तक 1 और 2 दोनों चैप्टर डिस्कस कर लिए थे और इसके अगेन जो आज आपका सेकंड चैप्टर का कुछ पार्ट बच गया था आपके, जिसके अंदर जो है आपका वो सेक्टर जो कि अकॉर्डिंग टू ओनर्स आपके किस प्रकार के ओनरशिप के अकॉर्डिंग जो है कौन से सेक्टर हैं आपके इकोनॉमी के, उसको अपने थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देन आगे थर्ड चैप्टर जो है मनी और क्रेडिट के ऊपर बात करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आपका होता है पब्लिक सेक्टर होता है, एक तो एक प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है। तो ओन बाय द गवर्नमेंट होता है। जो एग्जांपल जो आपका होता है इंडियन रेलवे होता है, क्या होता है इंडियन रेलवे हो गया, या वो सारे एग्जाम जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं उनके जिनका ऑनरशिप जो होता है वो या मालिकाना हक जो होता है वो किसके पास होता है बेटे, वो होता है आपका पब्लिक सेक्टर के जो इसका गवर्नमेंट के अंडर में आता है। पब्लिक से कंफ्यूज नहीं होना है भाई लोगों के द्वारा सेक्टर, ना पब्लिक के लिए है ये जो गवर्नमेंट रन करता है, अंडरस्टैंड। सेकंड आता है आपका प्राइवेट सेक्टर है ओन बाय द प्राइवेट और इंडिविजुअल्स और जो है ग्रुप्स, वो सारे के सारे ग्रुप्स और प्राइवेट सेक्टर के लोग जिनके द्वारा इंडिविजुअल तरीके से जो है वो आपका रन करवाया जाता है, ठीक है। जैसे आपका रिलायंस हो गया, आपका अडानी हो गया, आपका टाटा ग्रुप हो गया, ये सारे के सारे ग्रुप, टाटा हो गया, अडानी पावर हो गया, रिलायंस हो गया आपका, ये सारे के सारे कौन से होते हैं इंडिविजुअल श्रेणी के होते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं, ये आपके ओनरशिप के आधार पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के दोनों के होते हैं। पब्लिक सेक्टर जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है और प्राइवेट सेक्टर जो है इंडिविजुअल पर्सनस के द्वारा जो है इसको चलाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपकी वो है आपके जो पब्लिक सेक्टर की जो सर्विस है उनका मोटिव क्या होता है, उनका मोटिव होता है मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज, व्हाट दीज आर एक्टिविटीज। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको 2 क्वेश्चन में देता हुआ चल रहा हूं कि व्हाट आर दीज एक्टिविटी, वो कौन सी एक्टिविटी है जो मॉडर्न टाइम डे के अंदर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जाती है, और ये वाई डू द गवर्नमेंट स्पेंड सच एज द एक्टिविटी, गवर्नमेंट क्यों ये जो एक्टिविटी जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है स्पेंड कर रही है। तो ये आपको थोड़े से ध्यान है, ये सब की पॉइंट्स होते हैं जो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसके ऊपर जो है क्वेश्चन जहां बनाए तो उसके आपको आंसर भी मैंने स्लाइड के अंदर मेंशन किए हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। दैट व्हाई गवर्नमेंट इज नीडेड टू स्पेंड आपका, तो देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज ए होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर्स नॉट प्राइवेट एज द रेस्पॉन्सिबल आपका रीजनेबल कॉस्ट के अंदर, रीजनेबल जो कॉस्ट होती है आपकी उस रीजनेबल कॉस्ट के अंदर प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है ये प्रोवाइड नहीं करा सकते, जो कि गवर्नमेंट जो है कि रीजनेबल कॉस्ट के अंदर एक व्यवहारिक कॉस्ट जो आपकी होती है उसके अंदर आपको करा सकता है। गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर द एवरीवन। गवर्नमेंट जो है वो ये फैसिलिटी जो है हर व्यक्ति के लिए, एवरीवन के आप पर्सन के लिए जो है वो फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवा देती है, अवेलेबल करवाई देती है, ठीक है। और आपका सेकंड वाला ये फर्स्ट फैक्टर हो गया, सेकंड फैक्टर है देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट एक्टिविटीज लाइक सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड एट द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग पीडीएस सिस्टम एटसेट्रा। आपका पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है लॉट्स ऑफ मनी जो है इसको स्पेंड करती है और इसके बदले में जो है गवर्नमेंट पब्लिक को जो है एक बहुत ही मतलब जैसे आप मान लो रीजनेबल प्राइस जिसको कहते हैं आप, है ना, उस रीजनेबल प्राइस के ऊपर बच्चों को आपके जो है सिटीजन्स को जो है प्रोवाइड करवाने का काम गवर्नमेंट करती है। तो ये वो रीजन है आपके, ठीक है मेरे। तो ये है आपका नेक्स्ट स्लाइड, इसके अंदर अपन बात करते हैं। तो या इसमें क्या है, द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट इंक्रेज इट। अगर गवर्नमेंट इनको इंक्रेज नहीं करे तो प्राइवेट सेक्टर के जो फील्ड से आपके सेक्टर है वो सारे के सारे सेक्टर जो है इसके अंदर क्या नहीं करते हैं, इसके अंदर वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मैं यूनिट स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन। तो ये आपकी जो स्मॉल लघु उद्योग जो है छोटी यूनिट छोटी इकाइयां जो है वो सारी की सारी छोटी इकाइयां
प्रणालियां आपकी बहुत जल्द जो है वो क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी। शट डाउन होता है आपका बंद हो जाना, या ये लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक जो है वो क्या नहीं कर सकती, सर्वाइव नहीं कर पाएगी, आपके लंबे समय तक वो नहीं चल सकती है। गवर्नमेंट हैज टू वेयर पार्ट ऑफ दिस कॉस्ट। तो गवर्नमेंट जो है इस मुख्य धारा के अंदर जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी। या आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाला है, या आपका पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, ये प्रणाली जो कि आपके डीलर्स के थ्रू जो है इसको क्या किया जाता है, रन कराया जाता है, गवर्न कराया जाता है। जो आपके ये आपकी पीडीएस प्रणाली है, इस पीडीएस प्रणाली के थ्रू जो है लोगों को जो आप गेहूं है, आपकी सरकार है, या आपके खाद्यान्न सामग्री जो है वो प्रोवाइड करवाने का, डोर टू डोर, विलेज टू विलेज राशन कार्ड के माध्यम से आपके करवाने का करती है प्रोसेस। ठीक है, आगे देखिए There are a large number of activities which are the primary responsibility to the government। ये आपकी क्या होती है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मुख्य आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि आप ये जो है सरकार जो है ये सुविधाएं मुहैया करवाएंगी। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज। तो गवर्नमेंट को इस चीजों के ऊपर जो है स्पेंड करनी होता है। एग्जाम्पल हेल्थ एंड एजुकेशन, स्वास्थ्य और आपकी जो है ये बताऊँ बेसिक फैसिलिटीज जो सरकार के द्वारा आपकी शिक्षा है, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, आपकी वो मूलभूत सुविधाएं जो हर नागरिक को सरकार के द्वारा मुहैया करवाई जाती है, उन सभी की सभी फैसिलिटीज के लिए जो है वो सरकार जो है उसको स्पेंड करना होगा। और वो स्पेंड करके आपको क्या करेगी, बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करा देगी। बेटर आपकी हेल्थ के लिए जो है आपके हॉस्पिटल वगैरह प्रोवाइड करवाएगी आपको, और आपके ट्रीटमेंट कराएगी आपको, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगी आपको, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे आपकी योजना है वो लेके आएगी। और एजुकेशन के लिए जो है आरटी एक्ट 2009 के तहत जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो सरकार लेके आती थी, उस निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो है हर वो व्यक्ति जिसके बच्चे की उम्र जो 6 से 14 साल है, उस 6 से 14 साल के बच्चे को जो है आप जो है निशुल्क शिक्षा जो है वो सरकार क्या करेगी, सरकार प्रदान करेगी। सरकार ये प्रदान करने का कार्य करेगी। आपके जो ये आपके एजुकेशन का काम जो है वो सरकार को प्रोवाइड करवाने का काम होगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी इसके ऊपर क्या करती है, वर्क करती है आपकी। ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन डिस्कस करने वाले वो है आपके माय डियर स्टूडेंट्स मनी एंड क्रेडिट्स। क्या है, मनी और क्रेडिट। इकोनॉमिक्स जहां आता है, जहां मनी की बात नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन एवरीडे लाइफ, आपके दैनिक जीवन के अंदर जो है वो क्या महत्व है, किसका महत्व है, मनी का, रुपए का, पैसों का जो है आपके लाइफ के अंदर मनी का क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर बात करते हैं। गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। आपका गुड्स जो है, आपका सामान जो है उसको क्या किया जाता है, उसको आपको खरीदना और उसको जो सोल्ड करना, बेचना, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, यूज ऑफ मनी। ये विदाउट मनी जो है वो नॉट आर द पॉसिबल प्रोसेस, ये आपका पॉसिबल नहीं होता। इन सम ऑफ दीज आर ट्रांजेक्शन सर्विस एंड बीइंग इन चार्ज विथ मनी। तो ये आपका सबका सब जो है आपका कोई ट्रांजेक्शन हो गया, आपका ये पेमेंट, भुगतान वगैरह सारी चीजें किससे होती है, आपके मनी से होती है। नेक्स्ट आता है फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर इन मनी टेकिंग प्लेस नॉट बट दे प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। तो यह आपका क्या होता है, क्रेडिट की सुविधा होती है आपके। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आप जो है उधार लेने का, देने का जो है आपका काम होता है, जो आपको एक्चुअल के अंदर आप ट्रांसफर नहीं करके इस मनी को जो है ले लेते हो प्लेस नोट अभी वर्तमान में, बट प्रोमिस एक वादे के थ्रू की पे मनी लेटर, आपको पुण्य वास्तव बाद में जो है इसका क्या कर दिया जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके व्हाट इज द सेक्शन बिफोर द मनी, ये आपका आगे वाले चैप्टर में इस पे स्लाइड के अंदर बताते हैं। देखिए मनी, in the absence of money we would have to rely on the coincidence of the wants है, coincidence of wants। इसके अंदर the transaction in absence of money is known as a better system। आपका जो है ट्रांजेक्शन इन absence of money, आपके पैसों के अभाव के अंदर जो है आपका जो absence होता है, इनका अभाव होता है, नहीं है उस समय जो आप मनी को कहते हो बार्टर सिस्टम को बोलता है। ए सिस्टम वे गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द एक्सचेंज ऑफ मनी। ये होता है बार्टर जो सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो गुड्स है, सामान है, इस सामान के बदले डायरेक्टली आप जो एक्सचेंज कर लेते हो, बदल लेते हो। क्या बदल लेते हो,
क्या बदलते हो, विदाउट एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी के बिना लेन देन किए, पैसों का बिना आदान प्रदान किए हुए। व्हाट ए पर्सन डिजायर्स टू सेल द एक्चुअली व्हाट इज अदर विश टू बाई। नेक्स्ट आता है आपकी स्लाइड के अंदर, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो होता है वो आपका क्या होता है, एक्सचेंज करने का, आदान प्रदान करने का एक क्या होता है बेटे, माध्यम होता है आपका। इंट्रोडक्शन होता है इसके अंदर, इकोनॉमी ऑफ मनी आपका। इट मेड द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक्सप्लेन करते हैं एक्ट्स एंड इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। आपका मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो आपका जो मुद्रा होती है, मुद्रा क्या होती है, एक्सचेंज करने का एक क्या होता है, माध्यम होता है। क्या होता है, माध्यम होता है आपका। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और देखते हैं, मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन। आपका जो है मनी जो है सामान को आदान प्रदान करने का ये क्या होता है, एक माध्यम होता है। ये आपकी जो कुछ करेंसी है जो एंशिएंट टाइम से, प्राचीन काल से जो है चली आ रही मुद्राएं हैं, तो प्राचीन समय के अंदर आपके मौर्य वंश, गुप्त वंश जो है, चोल चालुक्य, परमार, चौहान है ना, ये जो सारे के सारे वंश होते थे है ना, राष्ट्रकूट है, ये सब के सब वंशों द्वारा जो है अपनी अपनी सल्तनत के जो सिक्के चलाए गए थे, कॉइन्स, और इनके टकसाल होती थी जो सिक्के खुद ये डालते थे। ये आपकी जो है आपके करेंसी है जो वर्तमान के अंदर ये आपकी रनिंग में नहीं है फेज में, ये आपके रनिंग फेज के अंदर वो करेंसी सारी की सारी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो स्लाइड देखते हैं। ये आपको मनी के अंदर आपकी करेंसी को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। वैसे तो इसमें कोई इश्यू आने वाला है नहीं, सभी बच्चे इसके बारे में जानते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ये तो था आपका वो फॉर्म पीछे वाली स्लाइड के अंदर देखिए, तो जिन फॉर्म के अंदर आप जो है एक्चुअल के अंदर जो है आपके कागज के ऊपर जो है इधर उधर जो लेन देन करते हो बाई हैंड जो है वो आपकी करेंसी थी। और ये होता है आपका मॉडर्न फॉर्म से। वर्तमान के अंदर किस फॉर्म्स जो है आपको यूज कर रहे हो, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, वो पेपर नोट एंड करेंसी। आपका क्या है, एक पेपर नोट है, साथ में करेंसी मुद्रा है, ठीक है। आगे फेट वैल्यू, नॉन इंस्ट्रक्शन वैल्यू आपका इसमें था, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड टू प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। वर्तमान की जो मुद्रा है आपकी वो प्रीशियस का मतलब होता है बहुकीमती। आपका प्रीस वर्तमान के अंदर की जो आपकी है इसको आप बहुकीमती धातु से नहीं बना रहे हो वर्तमान के अंदर, ठीक है। मतलब अनलाइक जैसे सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, अनलाइक ग्रेन्स एंड केटल्स दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। यह आपका जो है देन व्हाई इट इज द एक्सेप्टेड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो इसको फिर आप क्यों जो है एक्सेप्ट करते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है आदान प्रदान करने का, एक्सचेंज करने का माध्यम जो है, इसको क्यों आप मानते हो। अंडरस्टैंड व्हाट, बिकॉज इट इज अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। ये क्योंकि इसको जो अपने देश के द्वारा अथोराइज किया गया, अनुमति दी गई है। आपका ये अथॉरिटी किसके पास है, आपकी आरबीआई के पास है। किसके पास है बेटे, आरबीआई के पास है। आरबीआई कौन होता है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है ना, और इसके पास एक अधिकार है, राइट है आपका। क्या राइट है, ये प्रिंट करने का। किसको प्रिंट करने का, आपको मनी, मनी जो है पेपर मनी है या आपका कॉइन है, ये सब के सब को प्रिंट करने का अधिकार किसके पास है, आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये इसको एक्सेप्ट करने वाला काम कौन करता है, इसको एक्सेप्ट करने वाला काम करता है आपका ये कौन है, कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी, तो अथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ये अपनी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उस सरकार के द्वारा इसको अथोराइज किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, अनुमति प्रदान किया जाता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रहा आपका है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 के जो एक्ट है, अधिनियम है 1935 का भारत अधिकार अधिनियम जो है, उसके तहत जो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है भारत के अंदर। तो ये इश्यू करेंसी नोट ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपकी जो केंद्रीय सरकार है, उस केंद्रीय सरकार के बिहाफ पे जो है आप जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी इश्यू करने का क्या करता है, काम करता है। तो आपका क्वेश्चन बनता है जो आपकी करेंसी जो है उसको इश्यू करने वाला आपका यूनिट है या उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस ऑप्शन में आ सकता है, या आपका जो है आरबीआई आ सकता है, या आपका एसबीआई आ सकता है, या आपकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तो इसमें आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन में आपको करना है, ठीक है।
नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू द इश्यू मनी। और भारत सरकार के इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा और भारत में कोई ऐसे इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा संगठन नहीं है जो संगठन जिसको ये अलाउ हो, जिसको परमिशन हो, जिसको अनुमति हो कि वो जो है आपके कोई भी नोट जो है वो इश्यू कर सकता है। इस आपका जो है प्रिंट पेपर नोट और कॉइन्स जो है उसको भारत सरकार के आपके बिहार पे जो है सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है ना, वो सारे बैंकों का बैंक जो है वो आपका ये करता है, क्या करता है। और 1935 का अधिकार अधिनियम जो एक्ट है आपका भारत सरकार का, जो एक्ट अधिनियम है कौन सा, 1935 का जो है 1935 के अधिनियम के तहत जो है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका गठन किया जाता है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज ए पेमेंट मेड इन रूपी। और कोई भी इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है, कोई भी भारत सरकार की जो संस्थान है, कोई भी दुकानदार है, कोई भी आपका जो व्यक्ति है, वो इस रुपए को भारत सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो यूनिट है उसके द्वारा जो इश्यू किया गई करेंसी है, उस करेंसी को लेने से आपसे मना नहीं कर सकता। आप जो है वो पेमेंट कर रहे हो, उस सिचुएशन के अंदर जो है कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है जो आपके जो क्या नहीं कर सकती, इसको रिफ्यूज रहता है मना कर देना, क्या कर देना, मना कर देना। तो ये रिफ्यूज कर दे, ऐसी कोई भी निकाय या संस्था नहीं है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू की गई करेंसी है उस करेंसी को लेने को मिला। हाल ही में जो वो आपका 10 रुपए का सिक्का जो चलता है कॉइन, उसके लेके कुछ जो है ना अपने रूरल एरिया जो ग्रामीण इलाके हैं, उन ग्रामीण इलाकों के अंदर जो है ये उस एक भ्रांति फैली हुई है कि ये जो सिक्का है उसको जो है वहां के लोकल जो लोग हैं वो आपके रनिंग पेज नहीं रखते हैं, लेते नहीं है। तो वो जो है अगर यहाँ आप जो है ये आपके इधर अगर शिकायत होती है तो उनकी जो है आपके इंस्टीट्यूट की जो मान्यता वगैरह है वो भी रद्द हो सकती है, आपको जो है उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो इश्यू की गई करेंसी है जिसके लिए कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, डिपॉजिट विद बैंक से, डिपॉजिट जमा, डिपोजिशन है ना, आप जमा जो है कहाँ बैंकों में होता है, डिपॉजिट द बैंक्स पीपल हैव। तो क्वेश्चन से एक्स्ट्रा केस पीपल्स डिपॉजिट इट विथ बैंक और बैंक अकाउंट। तो लोगों का क्या होता है, बैंक के अंदर जाके आप ऐसे बाई हैंड थोड़ी देख सकते हो मैंने जो कि ये मेरा ना, तो इसके लिए क्या होता है, पर्टिकुलर पर्सन का एक बैंक अकाउंट, एक आईडी होती है बैंक की, और उस आईडी के अंदर जो है उसका जो अमाउंट होता है उसको क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, बैंक्स पे एन अमाउंट एन इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट। तो बैंक क्या करता है, इनको पे करता है, पे क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, आपको जो है उसको ब्याज मिलेगा, बैंक वाले आपको पर्टिकुलर क्या देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ब्याज प्रोवाइड करवाएंगे। पीपल्स मनी इज सेफ, और लोगों का जो पैसा है वो पैसा क्या होता है वहां पे एकदम सेफ रहता है। पीपल्स ऑल्सो हैव टू प्रोविजन इन द विड्रॉल द मनी एज द व्हेन ही वाज रिक्वायर्ड दे रिक्वायर्ड। लोगों के पास ये भी प्रोविजन है आपका, ये भी उनके पास अधिकार है लोगों के पास कि जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो, उस जरूरत के समय जो है वो क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो आपको क्या करेंगे, वो जब भी बैंक से अपना अमाउंट जो आपने डिपॉजिट कराया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके लिए आप जो है विड्रॉल कर सकते हो। विड्रॉल का मतलब होता है निकालना वापस जो है बैंक से, अपनी इमरजेंसी या रिक्वायरमेंट्स के समय जो है आप इसको ले सकते हो। ठीक है बेटे, कैन बी विड्रॉ ऑन द डिमांड, तो आपका यदि आपकी डिमांड है उस डिमांड के ऊपर जो आप विड्रॉ कर सकते हो। क्या नेक्स्ट अपन बात है करते हैं, डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, ए चेक इज ए पेपर inscripting by the bank to pay a specific amount from the person's account to the persons in the whose name the check has been issued। तो आपको क्या करता है बैंक, क्या करेगा बैंक, एक क्या करेगा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है एक चेक बुक करता है, क्या इश्यू करता है बेटा, चेक बुक इश्यू करता है आपकी। और ये चेक बुक इश्यू करने का मकसद क्या होता है कि ये चेक जो है एक पेपर इंस्क्रिप्टिंग बुक होती है आपकी बैंक के अंदर, जो स्पेसिफिक अमाउंट, एक निर्धारित समय सीमा या सीमा तक का जो अमाउंट है, यदि आप इसके अंदर इंक्लूड करते हो किसी व्यक्ति का नाम डाल के आप, तो उस व्यक्ति को जो है, जैसे ये प्रेम कुमार भाई साहब के नाम से आपने चेक क्या कर दिया, इश्यू कर गया, कितना 57,000 का, तो ये आपके अकाउंट से जो है आप इसको क्या कर सकते हो, ये आपके सैनी जो है इनका अकाउंट है और इन्होंने इनके नाम पे चेक दिया, तो इनको
को आप जो है ये आप दे सकते हो, पे कर सकते हो। ओके माय डियर स्टूडेंट, चेक के अंदर आपका जो भी बैंक है उस बैंक का आपका अकाउंट नंबर जो है वो मेंशन क्या होता है, और इधर जो यहाँ पे जो है ये आपके चेक के नंबर होते हैं। क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट? ये चेक के नंबर होते हैं, और ये क्या होती है? कोडिंग है। ये वो कोडिंग होती है जो बैंक के द्वारा आपका जब भी चेक है उसके रिलेटेड जो लेन देन या भुगतान करते हैं उस समय करने काम में आता है। और दूसरी चीज, ये आपका जो है आपकी ब्रांच का कोड होता है बैंक की, यहां लिखा होता है कि आपकी कौन सी ब्रांच है, कौन सा बैंक है, कहां पे ये होता है। ये आपका अकाउंट नंबर होता है, जिसको इश्यू करे हो, पे करे हो। सेल्फ खुद के लिए ले रहे हो तो आप सेल्फ लिख सकते हो, या किसी व्यक्ति के ले रहे हो तो आप उसका नाम लिख सकते हो। यहां अमाउंट बनना होता है और यहां इन वर्ड्स बनना होता है आपका, इन वर्ड्स, और ठीक है, और इन आपका डिजिट्स यहाँ पे बनना होता है। ये समझ गए माय डियर स्टूडेंट? ये आपकी डेट मेंशन करनी होती है। आपको दो काम आज की स्लाइड में सीख लियो आप। एक तो एग्जाम से ओरिएंटेड आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो होता है चेक को कैसे आपको फिल करना है। कल को आपको मान लो घर वाले कोई दे दे चेक की, आपको चेक लो, इस चेक को भर के देना। आपकी राइटिंग अच्छी है, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो तो उस समय जो है आपको ये समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने इस स्लाइड को यहाँ मेंशन किया है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो है आपकी what do the banks do with the deposits when they accept from the पब्लिक। ये पब्लिक से जो बैंक हैं वो एक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, तो इनका बैंक क्या करते हैं भाई? मेरे को एक बार बताओ कि आपके बैंक है कोई नियर बाई, उसमें आपके पूरे विलेज या पूरी सिटी के सबके जैसे अमाउंट है, तो उसको बैंक जो है ये तो है नहीं कि आपको बैंक इंटरेस्ट देगा, तो वो सारे जो पैसे आपने डिपॉजिट करवाए वो सारे पैसे बैंक के अंदर कई लोग करे उसमें रखे हुए हैं सारे के सारे, और उन रखे हुए पैसों में से बैंक जो है वो तो सारे आपके एक जगह डिपॉजिट रह जाएंगे और बैंक फिर आपको वो दे देगा इंटरेस्ट। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बैंक उनका क्या करता है फिर, तो उसके ऊपर बात है। कभी ये विचार आया आपके पास, क्वेश्चन आया आपके पास, तो वो उनका है पीपुल्स मेक डिपॉजिट इन बैंक आपके, और पीपल्स टेक लोन। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बैंक से लोन भी लेते हैं, तो पीपल्स से रिपे लोन विथ इंटरेस्ट है। तो अब जैसे मान लो सारे ही लोग जो हैं वो डिपॉजिट करवाने खड़े होते हैं, कुछ के लोगों के लोन की रिक्वायरमेंट्स तो होती है, तो आपकी जो लोन की रिक्वायरमेंट्स होती है उस लोन की रिक्वायरमेंट्स के लिए जो कुछ लोग जो है बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो कुछ ने लोन लिया। तो लोन जब आप रीपे करोगे, रीपे का मतलब पुनर्भुगतान करोगे आप उस लोन का, तो उस लोन के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा बेटे? आपको क्या करना है? इंटरेस्ट या लोन के साथ कुछ ब्याज भी देना पड़ेगा। और मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जियोग्राफी के अंदर अभी भी, जो एग्रीकल्चर लोन केसीसी प्रोवाइड करते हैं आपको, गवर्नमेंट जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, कौन सी? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके अंदर कुछ हद तक जो है किसानों को जो है थोड़ा लो इंटरेस्ट के ऊपर जो है आप अमाउंट प्रोवाइड करवाते हैं बैंक, और वो बैंक जो है वो अमाउंट कहाँ करता है, वो आपको लोगों से वापस लेगा, तो लो पेमेंट इंटरेस्ट का आपसे लेगा। और पीपुल्स मेक विड्रॉल एंड गेट इंटरेस्ट, और उसी पैसों से जो बैंक के पास बढ़ गया है, और उनसे जैसे आप मेरे को बताओ कि आपके पास तो है बैंक के पास 2 लाख रुपए आए डिपॉजिट हुए, और 2 लाख रुपए में यहाँ कोई ब्याज लेने वाला था आपका, तो इसके लोन चाहिए, इसको तो लोन चाहिए, तो इसको लोन लिया, तो इसको आप ये 6% पे लिया, तो ब्याज बढ़ के आपका जो है ये हुआ, और ब्याज इधर बढ़ा, तो उस ब्याज से यहाँ लोगों ने वापस, जैसे मान लो इनको जरूरत पड़ी और उन्होंने वापस दिया बैंक के पास, तो आपके 2 लाख रुपए प्लस होके मिले उनको इंटरेस्ट के साथ में, तो ये यहाँ से आपको एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट देके और कर देंगे। तो ये आपका बैंक का फॉर्मेट होता है, काम करने का तरीका होता है बैंक का, कि उन पैसों को किस प्रकार डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट किए पैसों का बैंक क्या करता है, और बैंक के पास वो पैसे जो है जिस मात्रा में आपने बढ़े उससे आपको बढ़ा के क्यों देता है, क्योंकि बैंक ऑलरेडी जो है लोन के ऊपर पैसे दे रखा होता है, और लोन से जो है बैंक को खुद को अर्निंग होती है, उस अर्निंग से आपके जो डिपॉजिट किया हुआ जो पैसा है उसको उधर आपको इंटरेस्ट के साथ दे देता है। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक ऑन ग्राउंड, ये लोन की एक्टिविटी जो बैंक की है ऑन ग्राउंड, धरातल के ऊपर किस प्रकार से काम करती है उसके ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं आपके। ओके माय डियर स्टूडेंट, बैंक कीप ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज द केस एंड देन बैंक जो है कुछ अनुपात रखता है आपका, कि अपने को अपना जो बैंक है उसका जो टारगेट है 10 लाख 20 लाख रुपए, तो अपने पास 10-20 लाख रुपए, तो 10-20 लाख आए कि बैंक की जो कैपेसिटी है उसके पूरा का पूरा ही वो लोन पर नहीं दे सकता। बैंक जो है कुछ हद तक अपने पास डिपॉजिट्स भी रखता है 2-3 लाख रुपए का। मान लो सारे ही सारे जो वापस रिफंड विड्रॉल करने वाले आ जाएं, तो बैंक के पास अमाउंट रखा ही नहीं, तो बैंक कहाँ से देगा? समझ गए बात? तो बैंक का कुछ डेकोरम क्राइटेरिया होता है काम करने का। तो ये आपके बैंक्स मेक यूज टू द डिपॉजिट टू मीट द लोन्स रिक्वायरमेंट्स टू द पीपल्स। तो बैंक क्या करता है? मेक यूज टू डिपॉजिट, डिपॉजिट को यूज करता है टू मीट द लोन, लोन के अंदर मिलने वाले रिक्वायरमेंट्स, और लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स मिलती है लोन से रिगार्डिंग, उस लोन की रिगार्डिंग के अनुसार जो है आपके जमा करवाए गए जो पैसे हैं उनको क्या करता है माय डियर स्टूडेंट्स काम में लेता है। दोज हु आर इन द नीड ऑफ दोज फंड्स, जिनको है बोरो उधार लेने वाले जो होते हैं, और
banks charge a higher interest rate on the loans than what they offer on deposits। ये आप जब आपको डिपॉजिट ऑफर करते हो तो आप बैंक जो उनको हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको चार्ज करता है। द डिफरेंस बिटवीन वॉट दे चार्ज बी द बोरोड एंड वॉट इज द पेड द डिपोजिटर्स इन द मेन ब्रांच। आपके सोर्स ऑफ द इनकम, तो ये आपकी बैंक की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या होती है? सोर्स ऑफ इनकम आपकी यही है आपकी कमाई का, कि आप जो है बैंक से क्या करते हो, जो आपने लोन लिया है उस लोन के ऊपर बैंक आपको जो है इंटरेस्ट के साथ जो है आपको वो क्या करेगा, लगाएगा। तो इंटरेस्ट के अंदर जो आपका बैंक के पास जो है वो किया हुआ पेमेंट है, वो पेमेंट क्या होता है, बढ़ के आपको मिलेगा। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस आपकी, दो वो कौन सी सिचुएशन है डिफरेंट क्रेडिट की, तो वो कौन सी आपकी ये स्टोरी। तो आपने देखो बहुत टाइम आपके स्कूल के अंदर टीचर्स ने पढ़ी है, अपना ये क्या है, रैपिड रिवीजन है। रैपिड क्या है, रिवीजन है। तो इस रिवीजन सेक्शन के अंदर आप स्टोरी पढ़ने का टाइम दे। एक तो होता है आपका क्रेडिट, पहला सेक्शन क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट के अंदर आप क्या करते हो, लोन देते हो। द लेंडर सप्लाइज द बोरो विथ द मनी गुड्स और सर्विस टू रिटर्न द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। आपका फ्यूचर पेमेंट, अपकमिंग जो पेमेंट है उस पेमेंट का प्रोमिस के वादे के आधार पर जो है आप जो क्या करते हो, इनको प्रोवाइड करवाते हो। मनी क्या करते हो, मनी है, गुड्स है और सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराने का काम करता है। ये कौन करता है, आपका क्रेडिट वाला सिस्टम जो करता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिट के अंदर, help him to meet the ongoing expenses to the production and complete production of time and thereby increase his earning। तो इससे क्या है, उसकी अर्निंग जो है वो बढ़ सकती है। और क्रेडिट therefore play a vital and positive role in the situation। तो ऐसी सिचुएशन जो आपकी जो ये सलीम है, इसकी जो सिचुएशन थी उसको रिलेट करते हुए जो है अपने को ये बताया गया है कि आपको जो है क्रेडिट जो आपका लोन होता है वो लोन किस प्रकार से जो आपका क्या करता है, आपकी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है कुछ हद तक। तो मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑन द प्रोडक्शन, आपका प्रेजेंट टाइम में जो प्रोडक्शन का जो खर्चा है वो है, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम है, और ये सब जो है देयर बाय इंक्रीज द अर्निंग, और आपके अर्निंग को इंक्रीज करने के अंदर ये महत्वपूर्ण प्ले करता है। पुश हर इन डेबिट से, क्रेडिट ट्रैप जो होता है इसमें क्या होता है, आपकी जो अर्निंग्स होती है उसको क्या कहते हैं, पुश कर दिया जाता है। देयर फेलियर इन द क्रॉप मेड लोन रिक्वायर रिपेमेंट इम्पॉसिबल होता है। तो यदि तुम जो है लोन को देने में क्या हो जाते हो माय डियर स्टूडेंट, आप जो है फेलियर हो जाते हो या असफल हो जाते हो, नहीं टाइम पर पे कर पाते हो, तो उस समय जो आपको जो है इम्पॉसिबल हो जाता है क्या, रिपेमेंट करना दोबारा, लोन का रिपेमेंट करना दोबारा होता है। सी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन, और आपका जो है लोन है उसको रिपे करना होता है, पुनर्भुगतान करना होता है। तो आपको ए स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड, आपकी जमीन जो है उसको क्या करना पड़ता है, मार्केट में सेल आउट करना पड़ता है, और उससे जो होने वाली अर्निंग है उससे आप क्या करते हो, डिपोजिट करते हो। तो एनालिसिस, व्हाट इज द एनालिसिस बिहाइंड दिस टॉपिक, आपका ये टॉपिक है, इसके पीछे जो है किस प्रकार अपने एनालिसिस कर सकते हैं। तो क्रेडिट वुड बी, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा मेरे को, क्रेडिट वुड बी यूज्ड ऑन देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क ऑन द सिचुएशन। तो आपको ये जो क्रेडिट लिया गया है वुड बी यूजफुल, आपके लिए यूजफुल है, महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है आपकी जो डिपेंड्स ऑन द रिस्क है, आपकी रिस्क जो है आपकी खुद की रिस्क के ऊपर ये डिपेंड करता है, ऑन द सिचुएशन एंड वॉट एवर दे आर सपोर्ट ऑन द केस ऑफ लॉस। तो आपको जो है इस प्रकार का अगर कोई वो हो जाता है, केस हो जाता है, तो उसके अंदर आपका लॉस मतलब उस समय आपको किस प्रकार से जो है सपोर्ट मिलता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं द टर्म ऑफ क्रेडिट। ये आपका क्रेडिट का टर्म है, क्या टर्म है ये, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द क्या है आपका टर्म ऑफ क्रेडिट। ये टर्म ऑफ क्रेडिट इसको बोला जाता है। ये एक होता है डोकोमो इंटरेस्ट आपका, जिसके ऊपर भी थोड़ी सी अपन बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट, बोरोअर मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विथ द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। जो आपके सिद्धांत है, आपके उस सिद्धांतों के प्रिंसिपल का मतलब ये आपका स्कूल का प्रिंसिपल नहीं होता है, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, जो बैंक के आपके क्रेडिट कार्ड के जो आपके प्रिंसिपल होते हैं, बेट होती है, शर्तें होती है, रूल रेगुलेशन होते हैं, उनके आधार पर आपको रिपेमेंट करना होता है। ठीक है, द कलेक्ट्रल इज द, ये ना कलेक्ट्रल इज द असेस्ड, ये संपत्ति आपकी क्या होता है, दैट इज बोरोड ऑन सच एज द लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, आपका चल संपत्ति होती है ना। डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड यूज देयर एज द गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। तो आपको क्या करना होता है, बैंक को कुछ हद तक जो है आपकी परिसंपत्तियां होती है, आपकी गाड़ी होती है, आपकी जमीन होती है, आपके पास जो चल संपत्ति है या ना लाइव स्टॉक्स जो है, या आपके जो बैंक के फंडिंग है, या आपको एक गारंटी प्रोवाइड करवाने का काम करना पड़ता है, तब जाके आपका लोन जो है वो क्या होता है,
वो होता है आपका ना, और पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट का पेपर वर्क होता है, जो कंप्लीट पेपर वर्क आपको आपकी आईडी है, एड्रेस प्रूफ है आपका, वो जो सारा देना होता है। मोडल ऑफ पेमेंट, इंस्टॉलमेंट या लंप केस होता है या सम केस या गोल्ड प्रॉपर्टी के, आपको किस प्रकार से जो है आप मोडल ऑफ पेमेंट अपनाते हो, किस प्रकार से आप स्मॉल इंस्टॉलमेंट करवाते हो, या आपकी जो किस्त करवाते हो मंथली या ईयरली पर एनम जो है। टर्म ऑफ क्रेडिट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोर, आपका उधार देने और लेने वाला जो है उनके क्या होते हैं, उनका नेचर जो होता है, उनका व्यवहार जो होता है, उनकी प्रकृति जो होती है, उसके ऊपर भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, डिपेंड करता है आपका। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स और एक होता है फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स। क्वेश्चन सीधा सीधा पुटा बनता है, इन स्लाइडों से याद रख लेना आप, है ना। ये मैं आप टॉनिक नहीं है मेरे पास कि मैं आपको एक क्लास के अंदर सब कुछ याद करवा दूं। मैंने वो चीजें सारी की सारी डिस्कस कर ली, अपनी स्लाइड में मेंशन कर लिए, जो चीजें एग्जाम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आप उसको याद करना आपका काम है। आपने साल में पढ़ा होगा। इस क्लास से मैं कोई नोट्स बनवाने के लिए नहीं आया हूं आपके पास, आपको मैंने इतना ही काम करवाया है कि पूरी चारों बुक्स जो आपकी, उन चारों बुक का जो है एनालिसिस वीडियो लिया है हमने, कि एक बार जो है एग्जाम से पहले बच्चों को जो है थोड़ी सी एग्जाम के बीच में गैप है, तो ऐसा एक कोई पूरा का पूरा एक रिवीजन मिल जाए, ताकि जो बच्चे स्कूल के जो काफी दिनों से पहले छुट्टी कर रखी है या एग्जाम से कोई टॉपिक पढ़ते टाइम जो है उनको समझ में नहीं आया, तो वो सारी चीजें जो है अपन एक बार इसमें समझ लें और बच्चों के पूरा का पूरा सिलेबस जो है एक साथ रिकॉल हो जाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स, लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है आपकी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और लोन बैंकों से जो लिया जाता है, इन बैंकों का फॉर्मल तरीका होता है आपका, ऑफिशियल तरीका होता है आपका। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन से, तो इसको जो है आपका बैंकों का बैंक जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो क्या करता है हमारे स्टूडेंट, वो करता है आपका, इनको क्या करता है, अरे इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सुपरवाइज करता है आपका, इसकी अपनी निगरानी के अंदर रखता है। और इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोन होते हैं, मनी लेंडर्स जो होते हैं और आपके ट्रेडर्स होते हैं या एम्प्लॉयर्स होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, रिलेटिव और फ्रेंड्स होते हैं, उनसे आप, मनी लेंडर्स जो ब्याज के ऊपर पैसे चलाते हैं वो वाले हो गए आपके, ट्रेडर्स व्यापारी हो गए आपके, एम्प्लॉयर जो आपके जॉब वगैरह करने वाले होते हैं वो होते हैं, रिलेटिव जो है रिश्तेदारी है, दोरी दोस्ती जो है, उनसे आप जो है क्या करते हो, उधार लेते हो, और वो कितने इंटरेस्ट के ऊपर लेते हो, वो सब चीजें इसके जाती है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था नहीं होती है विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज इन द लेंडर्स ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर जो आपका होता है उसके अंदर कोई ऐसी जो है संस्था नहीं होती है जो आपके इसके ऊपर काम करती है। ओके माय डियर स्टूडेंट। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल जो है आपके दो सेक्टर हो गए लोन प्रोवाइड करवाने वाले। ये गवर्नमेंट सेक्टर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी रहता है, या आपके रिलेटिव्स है, क्लोज फ्रेंड्स वगैरह है उनसे, या लैंड लॉर्ड्स होते हैं, उन सबसे जो आप प्रोवाइड करवाने का काम करते हो। ओके माय डियर स्टूडेंट। अब आता है देखो थोड़ी सी बात आपकी, ये है ना, रे चल जा, ये आता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जो टाइगर का सिंबलास के लगा हुआ है इसके ऊपर, और ये अनाज की बालियां लगी हुई आपके। हाउ रिजर्व बैंक इन इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन से, किस प्रकार से जो है, ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा आपका, ओ कि किस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है, लोन को देख के अपनी निगरानी करता है, अपनी जो है मेंटेनेंस करता है। द रिजर्व बैंक मॉनिटर्स द बैंक टू एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस, तो ये क्या करता है, बैंकों की जो कैश बैलेंस शीट होती है उस कैश बैलेंस शीट को क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है उसकी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीज दैट द बैंक्स गिव लोन्स इन जस्ट इन द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, ये आपको प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए नहीं करता है, एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो द स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल ऑफ इंडस्ट्री एटसेट्रा, इनके लिए आपको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। स्मॉल कल्टिवेटर्स जो छोटे, जो आपके कौन से छोटे जो होते हैं, कौन होते हैं छोटे लोग, छोटे लोग वो जो किसान होते हैं, जमींदार होते हैं, जो कि इनके पास जमीन का स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल स्केल ऑफ इंडस्ट्री, लघु उद्योग होते हैं, छोटी फैक्ट्रियां होती हैं, वो सारे के सारे लोग इसके अंदर होते हैं, है ना। पीरियडिकली बैंक्स हैव टू द सबमिट इंफॉर्मेशन इन द आरबीआई टू हाउ मच दे आर लेंडिंग एंड whom and what the interest rate एटसेट्रा, तो ये किस प्रकार की इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर रह सकती है और क्या लगती है, वो सब बातें भी आपको इसके अंदर करनी होती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट बात अपन इसके अंदर करते हैं आगे। ये बात है आपकी
फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, फॉर्मल सेक्टर जो है आपका इंडिया में क्रेडिट प्रोवाइड करवाने का वो किस प्रकार से है देखते हैं उसके ऊपर। क्रेडिट एक्टिविटीज इन इनफॉर्मल सेक्टर आपका, तो ये थोड़ी सी इनफॉर्मल की देखते हैं, फिर फॉर्मल की अपने देख ली। इनफॉर्मल कहता है नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज इट, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो कि आपको क्या करे, जो आपके ये जो है लोन प्रोवाइड करवाने वाली जो फैसिलिटी इनको सुपरवाइज करने का कितना इंटरेस्ट लगाती है। अब कोई बैंक जो है वो आपको इंटरेस्ट देगा तो उस स्थिति के अंदर जो है इंटरेस्ट क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा माय डियर स्टूडेंट कितना, फिक्स रहेगा। आपको हर बैंक जो है वो फिक्स इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएगी। बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल एक्टिविटीज बाय द लोन, या आपकी इनफॉर्मल एक्टिविटीज जो है लोन की, उसके अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई संस्था नहीं होती निगरानी। जैसे ही आए वो अपने कहते हैं ना अड़ी का मोल होता है, वो उस स्थिति है आपकी। यदि आपको टाइम पर जरूरत है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करके जो है लोन आपको लेना पड़ेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इंटरेस्ट रेट, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट किस प्रकार की होती है, तो ये एरो क्या कर रहा है, ये हाई हो रहा है ना। लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोर्स इज यूज्ड टू रिपे द लोन, तो आपका बड़ा पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट या अर्निंग जो है, अर्निंग ज्यादा अर्निंग करने के लिए जो है इस प्रकार के जो लोन्स है उसको ये क्या करते हैं, प्रोवाइड ही करवाते हैं। इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई, इनकी जो ब्याज की दरें हैं वो बहुत ज्यादा होती है। लेंडर्स या यूज अनफेयर मीन ऑफ गेट देयर मनी बैक, और ये जो है अनफेयर तरीके जो है वो वापस पैसे लेने के अपनाते हैं। कौन अपनाते हैं, ये अपनाते हैं, है ना। ये होती है डिबेट ट्रैप, होती है पीपल्स हु माइट विश टू स्टार्ट द एंटरप्राइज टू बोरोइंग मे नॉट बी बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट टू बोरोइंग। ये क्या करते हैं, हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है आपकी उधार लेने के लिए जो है वो प्रोवाइड करवाने के लिए यूज करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं अपने ये फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट लोन्स वाला जो पॉइंट है अपने इसके अंदर डिस्कस करें। व्हाट कैन डन टू इम्प्रूव द सिचुएशन इन इनफॉर्मल सेक्टर, हम क्या वो कर सकते हैं जो कि आपकी ये इनफॉर्मल जो वे है आपका लोन प्रोवाइड कराने का, इस सिचुएशन को कुछ हद तक जो है आप क्या कर सकते हो, कुछ हद तक आप इसमें सुधार करने के लिए जो है वो क्या क्या वो तरीके हैं जो अपना सकते हैं। तो इसके अंदर अपन देखते हैं बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर, तो ये आपके क्या होती है, इनको कि थोड़े से और ज़्यादा जो है वो अब लोन प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट्स इज क्रूल्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट, तो आपके जो चीप और थोड़े से अफोर्डेबल जो हर व्यक्ति जो है अपनी अफोर्ड कर पाए वो सारे के सारे जो लोन और क्रेडिट्स जो है आपको क्या करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, अवेलेबल करवाना चाहिए। ओके नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली स्लाइड में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट व्हाट हु गेट्स और व्हाट, ये क्यों और किसे होता है। मेजॉरिटी ऑफ पुअर हाउस होल्ड गेट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, आपकी बहुत ज्यादा, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है बेटे, बहुमत होता है, बहुत ज्यादा जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर बिलोंग टू द पुअर्टी, वो जो गरीबी रेखा से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, वो सारे के सारे लोग जो है वो इनफॉर्मल वे से लोन लेते हैं आपके। इनफॉर्मल वे से क्यों, क्योंकि उनको जो है बैंक जो है वो प्रोवाइड कराएगा तो उसको डॉक्यूमेंटेशन है और उनका जो टाइम ड्यूरेशन है बैंक का, बैंकिंग जो प्रोसेस है वो जो है बहुत लंबे, उनको पैसे भाई पुअर कंडीशन से जो व्यक्ति है उसको पैसे कब चाहिए, उसको आज जरूरत है, उसको तो आज पेमेंट चाहिए उसको, तो उस इसलिए उसको जो इजिली पेमेंट प्रोवाइड कराने वाला कौन होता है आपका, इनफॉर्मल। मेजॉरिटी ऑफ रिच हाउस होल्ड गेट लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, और जो हाउस होल्ड होते हैं, जो रिच हाउस होल्ड होते हैं, अमीर घर के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे लोग जो है वो फॉर्मल तरीके से लोन लेते हैं, क्योंकि उनको जो लोन है वो क्या करते हैं, उनके बैकग्राउंड उनके रिसोर्सेज को देख के जो है एज ए गारंटी वो आपको क्या करते हैं, बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं। अब इसके पास गारंटी देने के लिए कुछ है ही नहीं, जमीन नहीं है इसके पास में, हाउस नहीं है या पूरा हाउस होल्ड है, तो वो किस चीज की गारंटी दे, किस चीज की जान दे, तो उस स्थिति में इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर इसको जाना पड़ता है। व्हाट्स द प्रॉब्लम्स, क्या वो समस्याएं हैं, तो द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट द हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स टू द रूरल पीपल से। आइए आपका जो फॉर्मल जो आपका सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर क्या करता है, जो रूरल एरिया है उसकी नीड का हाफ ऑफ द पार्ट, आधा ही वो हिस्सा है जिसको वो क्या करता है, दे पाता है, बाकी जो लोन है वो नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा आपका, ये 50% ही जो आपका है वो क्या कर सकता है, दे सकता है, बाकी का नहीं दे पाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब आपको 100 लोगों को लोन चाहिए, 50 लोगों को लोन प्रोवाइड करके बैंक जो सेक्टर आपका उसने हाथ खड़े कर लिए, अब अपने से नहीं होगा। तो ये बैंक का डेकोरम है, क्राइटेरिया है, बैंक को काम करने का तरीका है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि 50% लोग क्या करेंगे, तो वो ना चाहते हुए भी इनफॉर्मल जो आपके जो तरीके से जो है लोन प्रोवाइड करने वाले होते हैं उनसे उनको तय करना पड़ेगा। द
रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स टू आर मीट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। तो ये क्या करते हैं, रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स, इनको क्रेडिट की जरूरत होती है, आर मीट टू इनफॉर्मल सोर्स। मोस्ट लोन्स ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी ए वेरी हाई इंटरेस्ट। तो ये जो आपके लेंडर्स उधार लेने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट के ऊपर लिए होता है, एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स। और ये क्या करते हैं, इन बोरोवर की जो उधार लेने वाले हैं उनकी जो क्या करते हैं, इनकम का एक सोर्स बन जाते हैं। इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये आपका कुछ ग्राफ है जो कि मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको इसके अंदर। ये आपका 85% जो है वो पुअर हाउस होल्ड्स हैं आपके, और ये जो है हाउस होल्ड्स विथ फ्यू असेट्स, ऐसे हाउस होल्ड्स जिनके पास कुछ ही प्रकार की असेट्स है, फ्यू असेट्स संपत्तियां हैं, वो ऐसे आपके ये हैं। और फिर ये इसके अंदर आप देख लो, आपके रिच हाउस होल्ड्स जो है ओनली 10% है। कितने, 10% है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने बात करते हैं। इसका सॉल्यूशन, समाधान क्या है सर इसका, लेके समाधान क्या है, दस इट इज नेसेसरी द बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है इंक्रीज देयर लेंडिंग particularly in the rural area so the dependence of informal source in credit reduce। तो इसलिए जो अगर ये आपकी कैपेसिटी क्षमता जो बढ़ा लेते हैं तो इससे जो है डिपेंडेंसी ऑन द इनफॉर्मल वे से लोन प्रोवाइड करने वाले लोग हैं उनके ऊपर जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी जो है उसको जो है कुछ हद तक रिड्यूस किया जाए। रिड्यूस का मतलब कम कर देना होता है, डिपेंडेंस का मतलब निर्भर, क्या होता है, निर्भर रहना होता है। सेकेंडली वाइल इन फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दीज लोन। से तो ये भी रहना चाहिए कि हर वो व्यक्ति जो है उस तक जो है लोन आप मुहैया करवाओ, रीच आउट कराओ, तो ये भी आपकी नेसेसरी होती है, जरूरत होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर से कुछ स्वयं संगठन होते हैं, स्वयं सेवा संगठन, स्वयं सेवा संगठन होते हैं गरीबों के लिए जो खुद अपनी तरफ से होते हैं। तो पुअर हाउस होल्ड्स डिपेंड्स ऑन दिस इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल, तो द बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट या प्रोवाइड एवरीवेयर द रूरल एरिया द एब्सेंस ऑफ कलेक्टर। तो ये आपके इनके एब्सेंस में, इनके अनुपस्थिति के अंदर गेटिंग ए लोन फ्रॉम द बैंक्स इज सच मोर एज डिफिकल्ट देन टेकिंग द लोन ऑफ द इनफॉर्मल सोर्स, जो कि मैंने आपको अभी पीछे 2 स्लाइड पहले मैंने आपको समझाया था कि बैंकों से लोन लेना जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बजाय आप जो है उनसे बैंक से लोन लेने के लिए आपको पेपर वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। पेपर वर्क करोगे, पेपर वर्क के साथ में जो है आपको टाइम लगेगा, टाइम लगने के बाद में आपको उनको साथ कुछ ना कुछ जो है आप उनके साथ में गारंटी देनी पड़ेगी कि ये हमारी गारंटी, इसके हेल्प पे जो हम आपको लोन ले रहे हैं और आप जो है हम ये नहीं प्रोवाइड करवाते हैं तो आप हमारी असेट्स है या हमारी संपत्ति है या हमारी जो जमीन है या इसको आप जो है ये गारंटी जो है रख सकते हो। तो वो इनको नहीं देने के तो ईजी हो जाता है। इनफॉर्मल एब्सेंस ऑफ कोलेक्ट्रल इज द मेजर रीजन। ये कोलेक्ट्रल क्या होता है, वो परिसंपत्तियां, जो संपत्तियां आप जो है बैंक को डिपॉजिट करते हो, अब ये आपके पास एब्सेंस है, ये आपके पास नहीं है, उस स्थिति के अंदर आप क्या करते हो, प्रिवेंट इनफॉर्मल लेंडर्स नाउ द बोरोवर्स पर्सनली एंड हेंस टू द ऑफन विलिंग टू गिव अप द लोन विदाउट कलेक्टर। तो ये बिना विदाउट कलेक्टर के आपको जो है क्या कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड। ऑर्गेनाइजिंग पीपल्स इनटू द SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप इज नेसेसरी। तो ये आपकी क्या होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इसकी क्या पड़ती है, आपको आवश्यकता पड़ती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये आपको आगे आती है व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या होते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, स्वयं सहायता संगठन जो होते हैं इनको बोलते हैं ग्रुप को स्वयं सहायता संगठन। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल्स, ये क्या होते हैं, गरीब लोगों का एक समूह होता है जिसमें द मेंबर्स ऑफ एन SHG या आपके SHG फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स, कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर चुके होते हैं। They help each other to solve their problems. SHG promotes small saving amount in their members. ये अपने मेंबर्स को क्या होता है, स्मॉल सेविंग की होती है, और उस सेविंग से जो है क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, उस सेविंग से ये क्या करते हैं, उस सेविंग से हेल्प करने का काम करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, फुल फंड इज हेल्प टू देयर मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप्स इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, अपनी नीड्स जरूरतों को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स, और ये ग्रुप्स क्या करते हैं, ये चार्ज करते हैं, क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ब्याज चार्ज करते हैं लोन्स, बट इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्ज। जो मनी लेंडर्स जो होते हैं, ब्याज के ऊपर काम करने वाले जो होते हैं, इनफॉर्मल तरीके का जो लोन लेने वाले होते हैं, उनसे थोड़ा कम होता है इनका चार्ज। ठीक है, आप
आफ्टर ईयर 1 और 2 ईयर इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, ये ग्रुप सक्सेस होता है रेगुलर सेविंग करने में, इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन टू द फ्रॉम द बैंक। तो ये क्या होता है, बैंक से लोन प्रोवाइड करवाने के अंदर भी ये क्या हो जाता है, आपका सक्षम हो जाता है। एम्पावरमेंट ऑफ मेंबर्स, ये डिसीजन टेकिंग पावर, अकाउंटेबिलिटी, ये सब जो है इनके पास वाली वो सिस्टम नहीं होता। प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट द वैरायटी ऑफ सोशल इश्यू एज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन और डोमेस्टिक वोलेंस, आपके जो ये हिंसा होती है, हिंसा को लेकर इन सब के ऊपर भी कुछ हद तक अपने कंट्रोल किया जा सकता है। ये मोहम्मद यूनिस जो आपके प्रोफेसर है आपके। नेक्स्ट है जर्मन बैंक ऑफ बांग्लादेश, ये आपकी एक बैंक है, उसका एक एग्जांपल है। इट वाज स्टार्टेड बाय द प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, द फाउंडर ऑफ द जर्मन, आपका जर्मन बैंक ऑफ बांग्लादेश, जर्मन बैंक ऑफ बांग्लादेश एंड रिसिपिएंट ऑफ 2006 नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब, 2006 के अंदर मिला था। स्टार्टेड इन 1970, आपके 1970 के दशक के अंदर इन्होंने स्मॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। जर्मन बैंक इन 2018 आर द 9 million member in the and about 81,600 villagers spread across the बांग्लादेश, और आपके बांग्लादेश के 81,600 जो लोग हैं वो कंप्लीट इसके अंदर मेंबर्स बने हुए हैं आपके। ऑलमोस्ट ऑफ द बोरोर्स एंड वुमेन्स एंड बिलोंग टू द पूरेस्ट सेक्शन है ना, और द सोसाइटी, आपका लगभग जो इसके मेंबर्स हैं वो बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, आपके या तो वुमेन्स है और या बोरोर जो है वो क्या करते हैं, आपके पूरेस्ट कम्युनिटी होती है, गरीब समुदाय, गरीब तबके से रिलेट करने वाले जो सारे लोग हैं उनके लिए उन्होंने काम किया था। और शांति के लिए इनको 2006 के अंदर नोबेल प्राइज मिलता है। और आपका चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ में कंप्लीट होता है। आपने मनी और क्रेडिट का जो पूरा गेम है उसको आपने देख लिया है, पूरा हमने रिकॉल कर लिया है, और इसको आप जो है बार बार रिपीट करोगे तो ये आपका चैप्टर है, उसमें से अच्छे नंबर देने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ग्लोबलाइजेशन आपका, और द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी है और उसके अंदर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव होता है। इन मैटर ऑफ ईयर्स ओवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड, ये आपका जो मार्केट है वो इन कुछ दिनों के अंदर क्या हुआ था, ट्रांसफॉर्म हो गया था आपका। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बातें करते हैं आगे की स्लाइड के अंदर अपन बातें करते हैं बिफोर और आफ्टर, बाद में और पहले क्या था। प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, कंट्री का जो प्रोडक्शन है आपका उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज विथ इन कंट्रीज, कंट्रियों के अंदर आपका सारा का सारा प्रोडक्शन होता था, वो होता था रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट, सारे के सारे यही होते थे। और ट्रेड वाज इन द मेनली चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंस कंट्रीज आपके, ये आपको तो इसके अंदर आफ्टर, उसके बाद में क्या है, कंपनी कमिंग ऑफ द कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, MNC कंपनी जो होती है, ऑनर्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। तो ये जो है अधिक देशों के अंदर, दो या दो से जो है अधिक देशों के अंदर जो है अपना ट्रेड और व्यापार करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो आ गई थी, MNCs जिसको बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनका क्या हो गया था, राइज हो गया था, आपका उदय हो गया था बाद के अंदर। व्हाट आर MNCs, MNC जो टर्म है ये क्या है, क्या कहते हैं MNC को, मल्टीनेशनल corporation are the large companies which own or control production or more than one nation, एक राष्ट्र से अधिक राष्ट्र के अंदर जो कंपनी है अपना व्यापार करती है, अपना प्रोडक्शन लगाती है, काम करती है, तो वो उसको MNC कहते हैं। दे सेट अप ऑफर्स एंड फंक्शंस अब फॉर प्रोडक्शन इन रिलीजियस रीजन्स, आपका रीजन्स वेयर दे आर कैन cheap labor and other source that are can be earn greater profit। तो ये कंपनियां हैं, उनका मकसद क्या होता है, इन कंपनियों का मकसद होता है आपका कि ये अपनी जो कंपनी है उसको इस जगह स्थापित किया जाए कि आपको चीप और सस्ती लेबर जो है वो मिल सके, और चीप और सस्ती लेबर के साथ में आपको अदर रॉ मटेरियल, आपके रिसोर्सेज, आपके ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा, आपको वन ट्रेड वन नेशन तो अदर नेशन जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए पोर्ट की सुविधा, वो सारे के सारे रॉ मटेरियल, वाटर, लेबर, कैपिटल और आपका रोड, आपके जो है जगह है, सब के सब इन्वेस्टमेंट के सारे फीचर्स इन कंपनियों में मिल जाते हैं, वो भी लो प्राइस के ऊपर कंपनी का। तो उसके बाद में ये क्या करते हैं, वहां पे जो है प्रोडक्शन करके और मोर प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर, ये आता है प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। तो ये आपकी जो MNCs होती है वो आपकी कंट्रीज के बाहर जो है प्रोडक्शन करके और आपकी कंट्रोल करती है, वन एक हब से कंट्रोल करने का काम करते हैं। देखो ये बैठे हुए ना, ये आपके एक डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं,
हैं जो कि इस कंपनी के अंदर जो है प्रोडक्शन होने वाला है, इस प्रोडक्शन को यहाँ से जो है क्या करें माय डियर स्टूडेंट, आपको मैनेज करने का काम करें, मेंटेन करें। ए लार्ज एमएनसी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, ये लार्ज एमएनसी होती है, एक बड़ी मात्रा में जो एमएनसी होती है वो प्रोडक्शन करने के लिए क्या होती है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स इनको चाहिए होते हैं, डिजाइन चाहिए होते हैं। इस प्रोडक्शन इन रिसर्च सेंटर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, एंड देयर हैज बीन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्स इन चाइना। तो ये कंपोनेंट्स जो है चाइना मैन्युफैक्चर कर वहां से मंगा लेते हैं और यहाँ से इसको प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स को करके और ये करते हैं, और गुड सामान जो उनको फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर बेच के और ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे के सारे वर्ल्ड के अंदर जो है क्या कर देते हैं, सारे के सारे संसार के अंदर इसको क्या किया जाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या सेल आउट कर दिया जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है इट इज द कॉल सेंटर्स। क्या होता है कॉल सेंटर इन बेंगलुरु, ये आपका बेंगलुरु के अंदर क्या है कॉल सेंटर है, टेलीकॉम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। और ये जो टेलीकॉम फैसिलिटी है, ये टेलीकॉम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते कराते अक्रॉस द इंटरनेट और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द सपोर्ट ऑफ द कस्टमर्स अब्रोड। ये आपका क्या होता है, अब्रोड के अंदर जो कस्टमर्स है, कस्टमर्स को जो है सपोर्ट देने का क्या करता है माय डियर स्टूडेंट, काम करता है। ओके, आगे ना बात समझ के अंदर आपके एनालिसिस के ऊपर अपन इसके अंदर बात करते हैं थोड़ी सी। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं एमएनसी का जो प्रोडक्शन है अक्रॉस द कंट्रीज, इन देशों के मध्य जो है किस प्रकार से एमएस जो आपका है ये इनका किस प्रकार से एमएनसी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं, बाहरी विदेशी कंपनियां होती है, कंपनियों का प्रोडक्शन होता है और उसको किस प्रकार से वर्ल्ड वाइड जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो किया जाता है, उसके ऊपर अपने क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं। नेक्स्ट है ओके आपका नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। इंडिया और ये CHI चाइना होता है आपका, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप है ना, PE यूरोप के। द गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, ग्लोबली मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो आपका क्या जो है वो स्थान है, किस प्रकार से आप प्रोडक्शन करते हो, आपके द्वारा प्रोड्यूस की हुई जो चीज़ें पूरे विश्व के अंदर घूम रही है नहीं घूम रही है, उसको ग्लोबलाइजेशन पूरे सारे के सारे देशों के अंदर जो है वो आप जो है व्यापार कर पा रहे हो नहीं पा रहे, या अपने देश तक सीमित है, उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। चाइना जो है एडवांटेज टू बीइंग ए चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, ये आपका क्या है चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, सस्ती चीज़ें बनाने के लिए जो है इसका ये एडवांटेज है चाइना का आपका, ठीक है। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप जो है वो होता है कूलनेस टू द मार्केट इन द यूएस एंड यूरोप है आपके, क्लोजनेस आपका, ये आपका जो सबसे आपका किसे यूएस और यूरोप जो है इसके सबसे पास में जो ये मार्केट है आपका। और इंडिया जो है स्किल्ड इंजीनियर, इंडिया के पास स्किल्ड इंजीनियर है, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है, और भारत के पास आपको पता ही है इंग्लिश स्पीकिंग यूथ की कमी नहीं है, और साथ के अंदर सारे के सारे इंजीनियर है। इंजीनियर तो ये मानो आपकी इंडिया के अंदर है खूब है, आप तो मतलब है ना कोई भी किसी भी कंट्री के अंदर इंजीनियरिंग किए हुए बच्चों की कमी हो ना तो अपने इंडिया के अंदर फुल अपन भेज सकते हैं आराम से, वो भगवान के दया से इतने इंजीनियर है कि हर साल जो है लाखों के अंदर जो है पास आउट होते हैं आपके इंजीनियर, और खूब है अपने पास में ना, इंजीनियर की कमी नहीं है। और ये अब आपकी NCERT भी मानती है, NCERT भी मानती है कि अपने पास जो है इंजीनियर है। स्किल तो देखो इंजीनियर को अपन काम में लेंगे तो पता लगती है, लेकिन इंजीनियर्स की कमी नहीं है ना, और गुड स्पीकिंग स्किल्स जो यूथ के पास है ही, तो ये चीज़ें जो है आपको देखने को इसके अंदर मिल जाती है आपके। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं द इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। तो आप जो अदर कंट्रीज से किस प्रकार से इंटरलिंक हो, MSC जो है MNC कंपनी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं आपके अदर से, हु इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, कौन है वो जो इंटरलिंक करता है। फैक्टर्स MNC इज कंसिडर्ड बिफोर सेटिंग अप एनी प्रोडक्शन यूनिट, कोई भी जो MNC है जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो है अपना प्रोडक्शन का यूनिट जो है वो स्थापित करती है, तो उससे पहले जो है क्या करती है वो ये आपको देखेगी, क्या देखेगी माय डियर स्टूडेंट कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करती है, तो वह इट इज क्लोज टू द मार्केट, मार्केट के पास में स्किल्स एंड अनस्किल्स लेबर, उनके पास अवेलेबल लो प्राइस स्किल्स, कुछ जो है काम करने वाली चाहिए, कुछ होती है
वजन उठाने वाली भी चाहिए उनको, तो दोनों तरह की जो लेबर उनको चाहिए होती है ना। वार जो अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स द प्रोडक्शन अश्योर्ड, और आपके एमएनसी जो है माइट लुक द गवर्नमेंट द प्रोजेक्ट आप लुक द इंटरेस्ट, वो गवर्नमेंट जो है वो एमएनसी कंपनियों को जो है किस प्रकार के जो प्रोजेक्ट ले रही है कंपनी को, वो गवर्नमेंट जो है एस्टैब्लिश करने के ऊपर कौन कौन से प्रॉफिट्स जो है वो प्रॉफिट्स दे रही है, ये सब फैक्टर्स जो होते हैं वो आपकी एमएनसी जो कंपनी है आपकी, वो कंपनी अपनी कोई भी जो यूनिट स्थापित करने से पहले जो है ये फैक्टर देखती है आपकी। अंडरस्टैंड है, हैविंग एश्योर्ड टू दीज कंडीशंस एमएनसी इन्वेस्ट इन कंट्री, और ये सारी की सारी जो शर्तें हैं ये शर्तें आप इंश्योर करते हो, आप यदि आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है तो कोई एमएनसी जो आपकी कंपनी है वो अपनी यूनिट को एस्टैब्लिश करने के लिए उस देश के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करेगी, आपका अपना जो है पैसा लगाएगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके ऊपर, अगली स्लाइड के ऊपर, वेज वो तरीके थ्रू विच एमएनसी सेटअप देयर प्रोडक्शन आर, वो तरीके जिससे एमएनसी जो है आपकी कंपनी जो है वो क्या करती है, सेटअप करती है। क्या सेटअप करती है, प्रोडक्शन प्लांट जॉइंटली विद द लोकल कंपनीज ऑफ द कंट्री। तो यहाँ आप जो एमएनसी कोई कंपनी आ रही है तो एमएनसी कंपनी आने से पहले क्या वहां पे लोकल कंपनी जो उस देश के अंदर काम कर रही थी नहीं कर रही थी, वो सारी चीजें जो है वो ये कंपनी जो है एमएनसी कंपनी जो है आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले जो है वो देखती है। यदि आपकी कंपनी जो है ये एमएनसी जो कंपनी है वो आपके इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो टाई करेगी आपकी किसके साथ करेगी, लोकल कंपनीज वहां उस देश के अंदर पहले से काम करने वाली सेम प्रोडक्शन प्लांट है उनका, तो उसके साथ क्या करेगी ये कंपनी, क्या करेगी, ज्वाइंट कर लेगी, अपना ज्वाइंटली है वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। बेनिफिट्स ऑफ लोकल कंपनी, तो इससे भैया आपका क्या फायदा हो रहा है, तो इससे आपको क्या हो रहा है, वो सारे के सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो सारे फायदे हो जाते हैं। वो सारे फायदे हैं कि क्या वहां की जो कंपनी है उसको लॉट्स ऑफ द मनी आर नॉट स्पेंड, वहां पे आपको ज्यादा पैसे नहीं करने पड़ेंगे उस कंपनी को, और साथ में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट आपका लो हो जाएगा। एक तो आपकी इंडिया की कंपनी है उसके अगर साथ में बाहर की कंपनी आके इन्वेस्टमेंट करती है तो आपकी जो कंपनी है उसको एक बूस्ट मिलेगा, इंटरनेशनल मार्केट और ग्लोबलाइजेशन की जो विश्व पटल है उसके ऊपर जो आपकी कंपनी है उसको एक नई पहचान मिलेगी। तो ये पहचान किसके द्वारा होगी, जब आपकी एमएनसी कंपनी जो है और आपकी गवर्नमेंट जो है इस चीज के अंदर इंटरेस्ट दिखाएगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और अदर कंट्री की जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आपको जो है और मशीनरी है उससे आपको इंट्रोड्यूस होने का मौका मिलेगा, आपका प्रोडक्शन जो है वो एक साथ इंक्रीज हो जाता है, जो कि आप जो है लेस क्वांटिटी के अंदर जो प्रोडक्शन ले रहे थे उस प्रोडक्शन को आप एक साथ जो है वो बढ़ा सकते हो। तो ये कब संभव है, जब आपके एमएनसी कंपनी जो है वो आपको इधर आएगी आपके इंडिया के अंदर। ठीक है, तो एमएनसी बाई अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन, और ये मैंने भी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि फिर आपकी कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो एक्सपेंड हो सकता है, बढ़ सकता है। आप जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर जो प्रोडक्शन को आप प्रोड्यूस करे थे अपने प्लांट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गुड्स को जो मैन्युफैक्चर करे थे उसको आप क्या कर सकते हो, एक बल्क क्वांटिटी के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फैलने का काम भी आप कर सकते हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एमएसपी विथ ह्यूज वेल्थ प्रोबेबली आप नॉर्मली डू दिस है ना, ये एमएनसी कंपनी जो एक ह्यूज वेल्थ जो है आपकी वेल्थ, एक हेल्थ नहीं, वेल्थ का मतलब है संपदा, आपके संसाधन अमाउंट से लेके इसको जोड़ा जाता है। तो ये प्रकाश फूड वॉज बोर्ड द कारगिल फूड से, ये प्रकाश ग्रुप जो आपने उसके कारगिल जो आपके ये ग्रुप है इसको क्या कर दिया, फूड्स को जो इसने आपके परचेज कर लिया। तो ये जो इंटरनेशनल आपकी एमएनसी कंपनी थी और ये आपकी जो किसी कंट्री की जो लोकल कंपनी थी उसको क्या कर दिया उन्होंने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे की स्लाइड के अंदर क्या आता है। तो लार्ज एमएनसी इन डेवलपमेंट डिपेंडेंट कंट्रीज प्लेस ऑर्डर टू द प्रोडक्शन इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये स्मॉल प्रोड्यूसर जो होते हैं, छोटे निर्माता जो होते हैं, उनके ऊपर जो है इनका क्या होता है, फोकस रहता है। ये तो गारमेंट्स है, फुटवेयर, स्पोर्ट्स है, आइटम्स आर एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड बाय अब द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड आते हैं। दीज प्रोडक्शन आर देन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ एमएनसी। तो ये जो आप गारमेंट्स कपड़े होते हैं, आपके फुटवेयर होते हैं, आपके स्पोर्ट्स जो आइटम है, ये सारे के सारे क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये सब के सब को आप जो है इंटरनेशनल मार्केट का जो ब्रांड है उस ब्रांड और उस लोगों के साथ जो है आप एमएनसी कंपनी जो है इस एमएनसी के साथ में मिलकर क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने ब्रांड को क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस करा सकते हो, पहचान दे सकते हो। दीज लार्ज एमएनसी हैव tremendous powers of the determine price, quality, delivery and
लेबर कंडीशंस फॉर दीज डिस्टेंस प्रोड्यूसर्स होते हैं आपके, उनके लिए ये सब की सब फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे ये क्या लिख रहा है, वुमेन्स एट होम इन लुधियाना मेकिंग फुटबॉल्स फॉर लार्ज एमएनसी। तो लार्ज एमएनसी जो ग्रुप है, इस ग्रुप के लिए जो आपकी वुमेन्स जो है वो क्या करिए, फुटबॉल क्या करिए बना रही है। लुधियाना पंजाब आपके इधर साइड के अंदर पड़ता है। तो दीज लार्ज एमएनसी हैव टिमोडियस, ये मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। आपका ये क्या होता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो होता है। एग्जांपल होता है ईस्ट इंडिया कंपनी कमिंग टू द इंडिया। आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अंग्रेज जो है वो किस पर्पज से बात आए थे, आप मेरे को ये बताओ। आपकी जो है 10th क्लास की जो हिस्ट्री की जो बुक है उसके अंदर आपका ये सीधा सीधा है। आपके जो पुर्तगाली, स्पेनिश है, डच है और आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये सारे जो आए थे वो किस पर्पज से आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड, व्यापार करने के लिए थी। और सबसे पहले मुगलों के अंदर अकबर से इसने अनुमति मांगी थी। कब मांगी थी, 10 जुलाई 1516 को। मैं आपको क्लियर करवा देता हूं इसको। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कंपनी सबसे पहले आती है अजमेर के अंदर, आती है आपके अकबर के दरबार के अंदर आती है। आपके 10 जुलाई 1616 को जो है वो आके आपके यहाँ से ट्रेड का परमिशन लेने के लिए वो आपके सबसे पहले जो है मुगल सरकार सल्तनत से मिलने का काम करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। और आते आते जो है वो यहाँ से देखो ये करके ट्रेड की परमिशन लेके वो पूरे भारत के अंदर इसने पूरे भारत के ऊपर अधिकार कर लिया था। और यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके और इंटरनेशनल मार्केट में आपका प्रोडक्शन अपने मार्केट बना के और पूरे मार्केट के अंदर ये आप सेल आउट करते हैं। जिस ग्लोबलाइजेशन को आप देख रहे हो वो आपके कब से ईस्ट इंडिया कंपनी व्हाट और एडवांटेज, क्या उसके एडवांटेज है, क्या उनके जो है आपको फायदे हैं, वो एडवांटेज देखने हैं प्रोड्यूसर के और बायर के। प्रोड्यूसर होता है फॉरेन ट्रेड्स क्रिएटर्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। आपके डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो है ये फॉरेन जो कंट्रीज क्रिएटर्स होते हैं और ट्रेड क्रिएटर्स होते हैं आपके, वो क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास वो अवसर प्रोवाइड करवाते हैं आपको। प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन द मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बाय द आल्सो compete in markets located in other countries of the world. Cost of production is reduced। और आपके जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट क्या होती है, कुछ तक माय डियर स्टूडेंट्स रिड्यूस हो जाती है। बायर्स जो होते हैं वो ये प्रोड्यूसर बनाने वाले, बायर्स खरीदने वाले, बेचने वाले होते हैं और परचेज करने वाले होते हैं आपके। इंपोर्ट टू द गुड्स प्रोड्यूस इन द अनदर कंट्रीज टू द वे ऑफ द एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली यूज या प्रोड्यूस्ड। और कंपटीशन अमॉन्ग दिस प्रोड्यूसर्स रिड्यूस द प्राइस ऑल्दो अमॉन्ग द क्वांटिटी ऑफ सेम इंप्रूव। और आपको जो है आप जब ये आपके पास कंपटीशन आ जाएगा, मेरे पास और आपके पास सेम प्रोडक्ट है और उस सेम प्रोडक्ट को सेम मार्केट में अगर अपने को बेचना है तो उसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। या तो मैं क्वालिटी बढ़ाऊंगा, अब मेरे को प्राइस कम नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा थोड़ी सी और बेस्ट क्वालिटी। तो इससे फायदा क्या होगा, मैं और बेस्ट क्वालिटी बनाऊंगा, उसके बाद में आप उससे भी बेस्ट बनाने लग जाओगे, फिर मैंने और बढ़ाई मेरी क्वालिटी, तो उससे क्या हुआ, अपने तो ये कंपटीशन चल रहा है, लेकिन जो आपके परचेज करने वाले हैं, जो लोग हैं जिनको आप उपभोग कर रहे हो, यूज कर रहे हो, वो लोग क्या करेंगे, वो लोगों को जो है बेटर आपका प्रोड्यूस जो है आप प्रोवाइड करवा रहे हो, प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड कर रहे हो। और अगर आपके फिर आपको क्या कर सकते हो, इसमें नहीं कम्पीट कर पाए तो हम क्या करेंगे, अपनी प्राइसों को घटाएंगे, अपनी जो है मुद्रा है उसको कुछ हद तक कम करने का काम करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका होता है इसके अंदर बात आपके। नेक्स्ट आता है फॉरेन ट्रेड चाइनीज टॉयज इन द इंडिया। आपके चाइनीज टॉय आपके इंडिया के अंदर जो है वो आपके सेल आउट होते हैं। टॉयज वर सोल्ड बाय द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है ना, और चाइनीज मैन्युफैक्चरर स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग टॉयज इन इंडिया। तो ये चाइनीज मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करने लगे माय डियर स्टूडेंट, वो आपके जो है गुड्स जो सामान जो है टॉयज जो उनको क्या एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है, हाई प्राइसेस। तो बायर्स इन इंडिया हाउ हैव टू ऑप्शन टू चूजिंग बिटवीन इंडियन और द चाइनीज टॉयज। तो अपने इंडिया में कोई चीज बनती है उसकी कॉस्ट ज्यादा थी, तो चाइनीज मार्केट के जो गुड्स सामान और टॉयज जो आपके पास अवेलेबल हुए, तो इससे जो है आपके पास दो ऑप्शन आ गए, दो अपॉर्चुनिटी आ गई। उनमें से जो आपके चीप कॉस्ट के ऊपर कौन सा मिल रहा है उसको आप जो है वो सेल और परचेज करते हो। चीपर प्राइसेस एंड न्यू डिजाइन, आपको एक नई डिजाइन से इंट्रोड्यूस किया जाता है, और चाइनीज टॉयज बिकम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट। और इंडियन मार्केट के अंदर जो है चाइनीज टॉय है वो क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है आपके। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो ये आपको एक है एग्जांपल था कि अदर कंट्रीज से जो है अपन इंटरलिंक करके मार्केट के अंदर अपन कैसे एमएनसीज इन्वेस्टिंग इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपके फिक्स नहीं है, कई सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है संसार के कई सारे जो जगह हैं जिनके अंदर उन्होंने अपने
क्या करिए, इन्वेस्ट किया इन्होंने। फॉरेन ट्रेड्स बिटवीन कंट्रीज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। तो ये फॉरेन कंट्रियों का जो ट्रेड है वो ट्रेड क्या कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, वो एकदम से राइज हो रहा है, राइज हो रहे हैं। एजेंट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, आपके ग्लोबलाइजेशन के एजेंट्स क्या होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके और फॉरेन ट्रेड आपका, है ना। फॉरेन कंट्री जो इन्वेस्टमेंट आते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्री। तो ये पूरे पूरे मार्केट जो है वर्ल्ड का उसको अक्रॉस करके आपका ट्रेड व्यापार करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्री। तो ये आपकी ग्लोबलाइजेशन डेफिनेशन है। मैं आपको पेपर लीक करके दे रहा हूं 100%। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन है डेफिनेट, आपको जो है ये डेफिनेशन आपके पूछी जाएगी इस चैप्टर से। तो आप जो है बी अवेयर फॉर दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को लेके जो है थोड़े से अवेयर रहना। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज जो है पेपर के अंदर देखने को मिलने वाला है। ग्लोबलाइजेशन ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक ब्रॉड व्यापक कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, आपका अवधारणा है। वर्ल्ड कमिंग क्लोजर, इससे क्या हुआ, वर्ल्ड क्लोजर हो गया, एक साथ देश। अब जैसे तुमने ये बताओ, आज से 500 साल पहले जब आपके पास अंग्रेज आए थे, आपको देश को जब लूट रहे थे, आपका रॉ मटेरियल थे, तब आप जो है, आप ये पॉसिबल, अपने पास रेलवे नहीं था, अपने पास एयरलाइंस नहीं था, तो आप जो है वो यूके या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी या फिनलैंड जो है वहां जाने की सोच थोड़ी सकते थे। और अब जब ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो एमएनसीज जो आई, मल्टीनेशनल कंपनी आई, इससे जो है आप जो है देश के थोड़े से आप अदर कंट्री से क्लोज हो गए। आपके मूवमेंट ऑफ गुड सर्विस इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये आपके मूवमेंट्स ऑफ गुड जो है वन कंट्री टू अदर कंट्री वो बढ़ा, आपका सर्विसेज जो बढ़ गई, आपकी इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ा, और टेक्नोलॉजी आपकी ग्रो कर गई आपकी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पीपल्स बिटवीन कंट्रीज, और लोगों का जो मूवमेंट है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर, वो भी माय डियर स्टूडेंट्स बढ़ना स्टार्ट हो गया, वो भी आगे जाके बढ़ा। पीपल्स यूजुअली मूव फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। तो ये जो लोग जो है वो लोग क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री टू सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब एंड बेटर एजुकेशन। उच्च स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, उच्च आपके जो है इनकम के सोर्स मिल सके उनको, इसलिए जो है लोग क्या करते हैं, वन कंट्री टू अदर कंट्री जो है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जाते नहीं है क्या, आप यूके जाते हो, आप कनाडा जाते हो, किस लिए जाते हो आप यूके कनाडा, डॉलर के अंदर इनकम करके, और उसको भारत के अंदर जो भारत की करेंसी है रुपए, उसके अंदर जो है कन्वर्ट करके आप जो है पर मंथ जो आपकी इनकम है उसको बूस्ट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए वहां पे आप जाते हो। हाउएवर देयर हैज नॉट बीन मच इंक्रीजेस इन द मूवमेंट ऑफ पीपल्स बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू द वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। या आपके बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके कारण पीपल्स है कंट्रीज के अगर वो मूवमेंट नहीं कर पाते। कुछ रिस्ट्रिक्शन तो हर कंट्री के देखो होती हैं, जिसके कारण आप जो है वन कंट्री तो अनदर कंट्री जो है वो नहीं जा पाते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे अपन बात करते हैं फैक्टर्स दैट हैव इनेबल टू ग्लोबलाइजेशन। वो क्या होते हैं फैक्टर्स जो कि इनेबल करते हैं, आपको क्या करते हैं ग्लोबलाइजेशन अंदर, वो आपके टेक्नोलॉजी, आपके लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड आपका, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और आपकी विदेशी जो है वो आपकी इन्वेस्ट करने की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी जो क्या करती है, इनको ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा इनेबल कर देती है आपका। ओके माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने आगे बात करते हैं। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल टू ग्लोबलाइजेशन में अपने देखा था, ये टर्म अपने देखा था, ये क्या था, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी प्रोसेस। आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इंप्रूवमेंट, सुधार आता है। इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, आपकी ट्रांसपोर्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर सुधार होता है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस गुड्स को जो आप कैरी करते हो, तो वो जो दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी फॉर गुड्स अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस। आपके जो लंबे डिस्टेंस, लंबी दूरी की जो जगह थी उनके लिए आपने क्या किया, ये आपने मच फास्टर और तीव्र बना दिया आपने इसको, है ना। और टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट आर सम ऑफ द डेवलपमेंट विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्लोबलाइजेशन। आपके ग्लोबलाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण घटक है आपके, जो एक देश को और आपने क्या किया, नियरबाई कर दिया आपसे। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका ये है फैक्टर दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन। आपका ये फैक्टर बल्क क्वांटिटी के अंदर एक शिप से जो है आप क्या कर सकते हो, गुड्स को जो वन प्लेस टू कंट्रीज, या आपके कंटेनर्स जो होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, शिप है, रेलवे, ये प्लेन्स है और ट्रक्स है, इनके द्वारा जो है आप पहुंचा सकते हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आप बात करते हैं इसके लिए यूजिंग
आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, हमने आईटी जो है आपकी सूचना प्रौद्योगिकी है उसको ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने यूज किया है और इससे जो है अपना मार्केट है उसको बूस्ट किया है। आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, आप न्यूज़पेपर का यूज करते हो, आप जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उपयोग का आप उपयोग करते हो, तो ये सब चीजें जो है आपने क्या किया, आईटी सेक्टर जो है वो इनेबल करता है ग्लोबलाइजेशन को। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है लिबरलाइजेशन। आपका लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपका ये होता है कॉन्सेप्ट विद द इंपोर्ट्स ऑफ द चाइनीज टॉयज। ये कॉन्सेप्ट जो है चाइनीज टॉय को इंपोर्ट करने को जो है, एक तो होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात। क्या होता है? निर्यात, आयात निर्यात करना, आदान प्रदान करना, यहां से वहां भेजना और वहां से यहां मंगवाना। ओके मैंने इंपोर्ट करना, यहां से भेजना, एक्सपोर्ट करना। भारत जो है उसका मैं आपको क्वेश्चन भी दिया था, भारत सबसे ज्यादा जो लोहा है वो कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट करता है और किस कंट्री को करता है? ये आपको ज्योग्राफी वाले मैंने करवाया था, इसको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, सीधा सीधा आयरन ओर वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन है। ठीक है, रोल ऑफ द लिबरलाइजेशन और रोल ऑफ द ट्रेड बैरियर। आपके ट्रेड बैरियर्स होते हैं उसका क्या रोल होता है, और आपके ये है तो चाइनीज टॉयज के लिए ये दो रोल थे, रोल ऑफ लिबरलाइजेशन और रोल ऑफ द ट्रेड बैरियर्स आपके वो थे। कुछ जो है ट्रेड बैरियर्स में ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप जो है चाइना जो है उससे आपके टैक्स लगा रहा है, तो आपने जो उसे टेरिफ लगा दिया, आप जो है वहाँ से कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, चाइनीज प्रोडक्ट है उसको हमने इंडिया में कुछ बैन कर दिया। तो ये कुछ होते हैं बैरियर्स होते हैं जिसके लिए जो है कुछ ये होते हैं ट्रेड बैरियर्स। क्या होते हैं थोड़े पढ़ते हैं। टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज द डिक्रीज रेगुलेट फॉर आपके ट्रेड। ये आपका टैक्स है उसको इम्प्रूव कर देना या बढ़ा देना, ये जो है ये आपका सबसे बड़ा कारण होता है। दिस वॉज considered necessary to product the producer within the country for foreign consumptions होता है। Industries were just coming up the 1950 and 1960 and competition from import that the stage would not have allowed these industries to come up। ये आपके जो इंडस्ट्रीज है इनको कम अप करने के लिए या इसको बूस्ट देने के लिए जो है आपको ये इंपॉर्टेंट होता है। नो इम्पोर्ट ओनली एसेंशियल आइटम्स वर। ठीक है, आगे अपने देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। या था आपका लिबरलाइजेशन, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट, व्हाट इज नोन है ना, व्हाट इज नोन लिबरलाइजेशन आपका। ठीक है माइजन, रिमूविंग बैरियर्स, वो जो बैरियर वो जो अवरोधक होते हैं, क्या होते हैं? अवरोधक होते हैं। उन अवरोधकों को जो आप क्या करोगे? हटाओगे, और हटा के जो है रिस्ट्रिक्शंस जो होती है वो बाधाएं जो होती है, बाधाओं को दूर करो। आप बाधाओं को दूर करके जो आप गवर्नमेंट करते हैं उसको अराउंड 1991 1991 सम ऑफ द रीचिंग चार्जेस इन पॉलिसी वर मेड इन द आपका इंडिया, आपके इंडिया के अंदर बनी गई थी। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट एट द टाइम हेड कम्स टू द कंपनी प्रोड्यूसर्स टू द compete with the producers around the globe। आपके ना ये होता है it left that the competition would improve in the performance of the producers within the country since there would be have to the improve their quality। तो ये आपकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने काम किया था। दिस डिसीजन was to supported by the powerful international organization। और ये पावरफुल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी इनको क्या करता है? सपोर्ट। ये डिसीजन जो है उनको सपोर्ट किया था, उनको सपोर्ट करने का काम आपका होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन फॉरेन ट्रेड और फॉरेन आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं उनके ऊपर किस प्रकार का इंपैक्ट या प्रभाव जो है वो डाला जाता है, उस प्रभाव के बारे में अपन क्या करते हैं? बात करते हैं आपकी। वो कौन कौन से प्रभाव है जो इसके अंदर डाले गए थे? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वो सब के सब प्रभाव के ऊपर अपन इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक में बात करें। गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजिली एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज वुड कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफर्स हियर। ये कुछ आपकी गुड्स होती है जो आपकी इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट की जाती है इजीली ऑन द फॉरेन कंपटीशन। आपके कंपनीज जो हैं वो आपकी विदेशी कंपनियां जो होती है उनके द्वारा बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश इन द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आपका आयात और निर्यात करने का जो क्षेत्र है, बिजनेस करने का जो अलाउड किया जाता है आपका, वो आपके डिसीजन है, फ्री ले सकते हो आप, फ्रीली हो गया। द गवर्नमेंट इम्पोज मच लेस रिस्ट्रिक्शंस इन, आपके कुछ रिस्ट्रिक्शन है उनको कुछ हद तक जो है वो कम कर दिया गया था। किसके द्वारा? गवर्नमेंट बिफोर दे आर, इससे पहले जो ज्यादा थे उसको। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन से भारत के अंदर जो है वो तो कौन से प्रभाव थे सर हमें बताइए जो कि नेगेटिव
नेगेटिव प्रभाव पड़ा था, और वो सारे कौन से थे जिनका प्रभाव जो है पॉजिटिवली पड़ा था, सकारात्मक रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। एडवांटेज टू द कंज्यूमर्स, ग्राहकों को सबसे ज्यादा एडवांटेज हुआ था इज द वेल ऑफ द सेक्शन इन अर्बन एरिया, ठीक है। ग्रेटर चॉइस उनके पास मिली, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन द लोअर प्राइस, कम मुद्रा के अंदर, कम राशि के अंदर उनको जो है उनकी जो गुड्स सामान है उसको इंप्रूव करना पड़ता है। एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड्स, बहुत ज्यादा हायर स्टैंडर्ड्स जो थे, उस हायर स्टैंडर्ड्स को देखते हुए जो है क्या माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये मिला था, स्टैंडर्ड्स मानकों को निर्धारित करते हुए जो है लिविंग देन पॉसिबल अर्न, आपका कमाने का जो तरीका था उसको थोड़ा सा बढ़ाने में काम आया। अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म जो हो गया आपका, ये थोड़ा सा क्या हुआ आपके अमंग द प्रोड्यूसर्स, आपके प्रोड्यूसर्स जो थे प्रोड्यूस करने वाले चीजों और वर्कर्स थे उनके थोड़ा अनफेयर हो गया आपका। क्या कैसे अनफेयर हो गया? क्योंकि उनमें कंपटीशन बढ़ गया आपका। ओके माय डियर, जैसे आपके दो कंपनी थी, एक कंपनी ने एमएसपी से पैक्ट कर लिया, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी से पैक्ट किया, तो दूसरी वाली कंपनी वो मार्केट की उसका एस्टेब्लिशमेंट जो अस्तित्व वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन प्रोड्यूसर जो कि मैंने आपको बता दिया, ये क्या था आपका, ये था आपका एमएनसी जो है हैव बीन इंटरेस्टेड इन द इंडस्ट्रीज सच एज द सेल फोन, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फास्ट फूड सर्विसेज सच एज बैंकिंग अर्बन इन अर्बन एरिया। तो कौन सा अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों के अंदर ये था आपका। और इंपैक्ट पड़ता है इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, और इन इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, नई जो जॉब्स हैं उनको क्रिएट किया गया, और लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल एटसेट्रा आर इंडस्ट्रियल हैज पोस्टपेड, जो आपकी लोकल जो कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया, अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करना था उसको भी। ये कुछ को जो पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के पूरे विश्व पटल के अंदर जो है आपको देखने को मिलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपने अगली स्लाइड के ऊपर बात करते हैं। ये पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन प्रोड्यूसर्स, आपके प्रोड्यूसर्स जो थे उन प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट कौन से थे जो पड़े। सेकंड आपका आता सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट्स फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ द कंपटीशन। ये आपका जो कंपटीशन होता है उस कंपटीशन के अंदर ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जो आपकी कंपनीज जो थी इंडिया की, उन कंपनीज को क्या है एक नई आइडेंटिफिकेशन और नई पहचान आपकी मिल गई थी। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वे दे हैव इन्वेस्टेड टू द newer technology and production in method of the rising phase of the production standards। वो स्टैंडर्ड्स वो आपके मानक जो विश्व पटल पे आपके ग्लोबलाइजेशन के अंदर कंपनीज को देखने को मिलते थे, उनके ऊपर वो कंपनी अपने आप कभी भी प्रूफ नहीं कर पाती। कब नहीं कर पाती? जब एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी वो कंपनी इनके साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती। और ये इन्वेस्टमेंट कब किया जाता है? जब आपकी गवर्नमेंट जो है वो उनके द्वारा जो दी गई बेनिफिट्स है वो एमएनसी कंपनी की जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हैं। सम हैव गेन टू द सक्सेसफुल कोलैबोरेट्स ऑफ द फॉरेन कंपनीज, कुछ विदेशी कंपनियों के साथ कोलैब करने के अंदर आपके टाई करने के अंदर जो है सफल हो जाती है। और वो कंपनी जो मैंने अभी आपको बताया था कि वो दोनों दो कंपनियां जो होती है आप में से सेम प्रोडक्शन और सेम मटेरियल अगर प्रोड्यूस करी है, उस सिचुएशन में आपने एक कंपनी के साथ एमएनसी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज ने अगर टाई किया, कोलैब किया, तो उसी मार्केट के अंदर जो दूसरी कंपनी थी जो आपकी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये इंडियन मार्केट के अंदर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आपने पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी मैं आपको साथ बताते जा रहा हूं, ये नेगेटिव प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब ज्यादा मिनट नहीं है, आपको थोड़ा सा फ्री कर देंगे, लगभग 5 स्लाइड हो रहे हैं, 5 ऐसे स्लाइड, उसके बाद में आपको फ्री कर देंगे। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड्स हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल्ड टू सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू दो इमर्ज टू द मल्टीनेशनल देमसेल्व्स। ये अपने आप को इमर्ज करना चाह रही है। इमर्ज किसको करना चाहिए ग्लोबलाइजेशन के अंदर? कि एमएनसी जो होती है मल्टीनेशनल कंपनीज है, इनके अंदर ऑलमोस्ट ऑफ द कंपनीज है उसको अपने मर्ज कर ले। बट इसका एक क्राइटेरिया एमएनसी कंपनी जो है वो किसके अंदर ट्रेड करती है? आपके सेल फोन्स के अंदर करती है, टेक्नोलॉजी के अंदर करती है, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर करती है, आपकी एजुकेशनल सेक्टर के अंदर करती है। तो ये जो कुछ सेक्टर थे जो अपने पिछले स्लाइड के अंदर देखे थे, उनमें एमएनसी जो कंपनी होती है वो आपकी क्या करती है माय डियर स्टूडेंट? वो आपके कोलैब करने का काम करती है, इमर्ज करने का काम करती है। ठीक है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर का था आपका,
इनसॉफ्ट जो है आपके आईटी सेक्टर का था, रेनबैक्स जो है आपके मेडिसिन में था, एशियन पेंट्स जो आपके पेंट्स डिपार्टमेंट, ये जो है सुंदरबंस फास्टनर्स जो था, नट्स एंड बोल्ट्स जो आपके, ये थी आपकी जो, ये सब की सब कौन सी कंपनी है जो कि कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर की है, कुछ आईटी डिपार्टमेंट की, सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनी है, उन सब कंपनियों के एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर आपको ग्लोबलाइजेशन के अंदर एमएनसी कंपनी जो है उनका इंटरफेयर देखने को मिल सकता है, या वो कंपनी जो है आपकी इन कंपनियों के अंदर आप टाई कर सकते हो। ठीक है भाई वो दोस्त बच्चों, ये आपकी वो कंपनियों के एग्जाम्पल है जो आप इसके अंदर देख सकते हो। एशियन पेंट्स हो गया आपका, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा है ना, और ये सारे के सारे वो ग्रुप हैं जिनके अंदर आप एमएनसी कंपनी जो है इनके साथ आपकी एमएनसीज के साथ टाई हो रखा है आपका, पहले से कंपनी जो है वर्क कर रही है आपके। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का फोर्थ पॉइंट अपन देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो क्रिएट ए न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये उन कंपनियों को जो है नई अपॉर्चुनिटी, नई तरीके की जो है अवसर प्रदान करते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ आईटी सर्विसेज, आईटी सर्विसेज के अंदर जो है आप गूगल कोई कंपनी है उससे आपने अगर टाई किया तो उस कंपनी को जो है एक वैश्विक स्तर के ऊपर जो है नई आइडेंटिफाई एप्लीकेशन या आपकी पहचान जो है वो मिल गई थी। ए होस्ट ऑफ सर्विस सच एज डाटा एंट्री है, अकाउंटिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है, इंजीनियरिंग आर नाउ बीइंग डन चीपली इन कंट्रीज। चीप का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी क्वालिटी इनकी कम है, इनका मतलब कॉस्ट जो होती है आपकी जो है ना, उस कॉस्ट से इनका लेना देना होता है। इन इंडिया आर एक्सपोर्टेड ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, और ये सारी चीजें, ये फैसिलिटी जो है इंडिया जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि इंडिया के अंदर जो इंजीनियरिंग जो किए हुए स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा दक्ष हैं, और स्किल्ड इंजीनियर्स इंडिया के पास बहुत है। इंडिया यूथ कंट्री है, और साथ में जो है इंग्लिश स्पीकिंग यूथ जो है वो इंडिया के पास है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है अपनी एक नई पहचान बना रहा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आगे अपन देखते हैं अब कुछ नेगेटिव इंपैक्ट। तो सर सारे पॉजिटिव इंपैक्ट थोड़ी होते हैं। ग्लोबलाइजेशन जब आया अपने देश के अंदर, एमएनसी कंपनियां जो आई, अब तो उसका कुछ नेगेटिव प्रभावित हुआ। तो मैंने आपको बार बार बताया कि कंपटीशन बढ़ गया, दो कंपनियां सेम प्रोडक्शन कर रही थी, उसमें दूसरी कंपनी के साथ नहीं हुआ तो उस कंपनी को डिमोलिश कर दिया गया, या आपके जो है कंपिटिटर्स थे उनके अंदर जो है प्रतिस्पर्धा का भाव जो है वो ज़्यादा बढ़ गया था। देखो स्मॉल प्रोड्यूसर्स कंपीट, और जो आपके स्मॉल प्रोड्यूसर, छोटे जो आपके जो व्यवसायी थे या छोटी कंपनियां जो थी, वो सब कंपनियां इस मार्केट के अंदर जो है अपने आप को जो है एस्टैब्लिश नहीं रख पाई, स्थापित नहीं रख पाई, कहीं ना कहीं कारणों से इनका जो लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो गया, या ये मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाई थी। ओके माय डियर स्टूडेंट, और कंपीट ऑफ द ये क्या अनसर्टेन अनिश्चित तरीके से जो है इनको कंपटीशन के अंदर नहीं, ये दायरे के अंदर फुलफिल अपने आप को कर पाई। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन देखते हैं आपका इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में नेगेटिव जो प्रभाव, स्मॉल प्रोड्यूसर्स कंपीट, और परिस हो गया आपका पोस्ट चैलेंज है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर, या आपको इसके ऐसे पोस्ट चैलेंजेस मिले उनको, जिस चैलेंजेस को है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, वो जो है अपने इनके कॉस्ट ही इतनी बढ़ गई थी कि ये आपके जो है एमएनसी कंपनी आने से उनको जो इंटरनेशनल ट्रेड मिल गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो नया मार्केट मिल गया, वो ये कंपनियां जो है इनके साथ में नहीं कर पाएगी ना। तो आपकी ये होगी बैटरीज हो गया, कैपेसिटीज हो गया, प्लास्टिक हो गया, टॉयज, ट्रीज, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, और वेजिटेबल्स है, ऑयल्स हैं। दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द इंडस्ट्रीज which are small manufacturing have been hit hard due to the competition। ये वो सारे एग्जांपल्स हैं जिन एग्जांपल्स के द्वारा आप जो है अपने आप को हिट कर पाए। बैटरी सेक्टर हो गया, आपके कैपेसिटर्स हो गए, आपके प्लास्टिक हो गया, आपके टॉयज हो गए, आपके है ना टायर्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब के सब प्रोडक्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं आपके। ठीक है बेटे, तो ये इनको क्या हुआ, हिट हार्ड ड्यू टू द कंपटीशन। इस कंपटीशन के अंदर इनको हार्ड अपने आप को करना पड़ा। या ये जो अभी आपको मैंने एक एग्जाम्पल ताजा बताता हूँ, कोविड का जो दौर चला था, उस कोविड के दौर के अंदर बाद में वो सारे के सारे जो इंडस्ट्री थी, वो सारे के सारे लघु उद्योग थे, जिन्होंने अपना जो है आप जीवन अपने कुछ आसपास के जो लोग थे उनको जो है एम्प्लॉयमेंट का अवसर दे रखे थे, वो सारे के सारे लोग जो है वो अब सही नहीं सर्वाइव कर पाए, और वो उस कोविड की मार नहीं झेल पाए, तो उसमें क्या है मार्केट में अपने आप को स्थायी नहीं रख पाए। वो यही ग्लोबलाइजेशन के साथ जो छोटी इकाइयाँ थी उनके साथ में हुआ था। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपने बातें करते हैं। आगे आती है आपकी स्लाइड, ये आती है कंपटीशन ऑफ अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, जो होता है अनसर्टेन अनिश्चित आपका रोजगार। ये कंपटीशन में इसका क्या हुआ कि अनिश्चित रूप से आप जो ये रोजगार थे, एक जो कंपनी एमएनसी कंपनी है, एमएनसी कंपनी से टाई होने के बाद में आपको ये फिक्स हो गया कि जिस कंपनी में जो युवा काम कर रहा है वो कंपनी के लिए उसका जो रोजगार है वो आपका कुछ हद तक सुनिश्चित है। बट ये जो कंपनी, दीज काइंड ऑफ द कंपनीज आर नॉट अनसर्टेन, आपका सर्टेनिटी अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, आपके रोजगार को लेके आप इनके कोई आपको सर्टेनिटी नहीं प्रोवाइड
प्रोवाइड करा पाती है, निश्चितता नहीं दे पाती है। ओके, मोस्ट एम्प्लॉयर्स दीज डेज प्रीफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी। आपके मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स जो है, आपके काम करने वाले जो लोग हैं, वो इस बार क्या करते हैं, अपने आपके वर्क की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको चूज करना पसंद करते हैं। एमएनसीज कंपनी है, ट्राई टू कर देयर कॉस्ट, ये आपकी जो इस कॉस्ट को आपको कम कर दे। लुक अप देयर चीपेस्ट सप्लायर, और इनको जो है पूरी मार्केट में चीपेस्ट सप्लायर मिल जाते हैं, चीपेस्ट लेबर मिल जाती है, इनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो जो ये हियरिंग ऑफ द वर्कर्स ऑन द टेम्परेरी बेसिस, तो ये आपको क्या करती है, टेम्परेरी बेसिस पे आपकी हियरिंग कर लेते हैं। हियरिंग का मतलब होता है इनको जो है आप हायर करते हो कंपनी में। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, लंबे जो है वो आपके लॉन्ग वर्किंग हायर्स हो आवर्स के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं, लंबे समय तक आपको यहाँ पे काम करता है। लो वेजेज मिनिमम जो आपको भुगतान देखने को मिलता है, और ये जो होती है आर पेड टू द वर्कर्स को पेड किया जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन बात करते हैं आपकी। नेक्स्ट आपकी लिबरलाइजेशन सपोर्टेड बाय द सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक जो आपके संस्थान है, उसके द्वारा इस लिबरलाइजेशन को जो है वो क्या किया जाता है माय डियर स्टूडेंट, आपको सपोर्ट किया जाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द ट्रेड का मतलब व्यापार, वर्ल्ड संसार ऑर्गेनाइजेशन संस्थान, विश्व व्यापार संगठन जो है उस संगठन से सपोर्ट मिलता है लिबरलाइजेशन को। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO सपोर्ट लिबरलाइजेशन, ये आपको क्यों सपोर्ट करता है, इसके पीछे क्या करना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टेड द लिबरलाइजेशन टर्म। तो ये लिबरलाइजेशन टर्म को सपोर्ट करने के पीछे क्या इसका कारण है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन से दैट द ऑल बैरियर्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स आर हार्मफुल। ये जो आपके जो सारे के सारे बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स कौन से होते हैं, आपने चाइना से या भारत के अंदर कोई प्रोडक्ट है वो मंगवाया, तो आपकी जो बैरियर्स होते हैं, टैक्स होता है आपका, और आपका जो वेट लगाया जाता है, वो सारा का सारा इसके अंदर आपको बैरियर्स के रूप में देखते हैं। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। एक देश से दूसरे देश के अंदर जब आप व्यापार करते हो तो व्यापार क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, विदाउट एनी कॉस्ट होना चाहिए आपका। और लास्ट आता है ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसी, और सारी की सारी कंट्रीज हैं, शुड सजेशन के लिए काम में आता है आपका, शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। अब इस पॉलिसीज को जो है वो क्या करना चाहिए, उनको एडॉप्ट करना चाहिए, अपना लेना चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट तीनों हो गए आपके, और ये आता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO क्या होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपकी, डिस्कस चल गया। तो एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज द लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, इसका एम, इसका उद्देश्य है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने आप को लिबरलाइज करना, या लिबरलाइज टर्म जो है उसको हर वो कंट्री जिसके अंदर बैरियर लगे हुए हैं ट्रेड के लेके, व्यापार को लेके, उन सबको जो है मुक्त करना। स्टार्टेड इन द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलपमेंट कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जो है, डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा इसको स्थापित किया था। डेवलपमेंट कंट्री, डेवलपिंग कंट्री जो अंडर प्रोसेस है उनके द्वारा नहीं है, उनका कोई रोल नहीं, ये है आपकी डेवलप्ड कंट्री के द्वारा किया गया था। WTO एस्टैब्लिश द रूल रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीन द दीज रूल्स आर ओबेड। तो ये WTO जो उसको एस्टैब्लिश किया गया था, रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, विश्व व्यापार जो है, उस विश्व में इंटरनेशनल देशों के साथ जो आप व्यापार करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो गुड्स का, और MNC कंपनीज जो है उनको लेके जो है डेवलप्ड कंट्री जो है उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अबाउट 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर्स ऑफ द WTO सिंस 2016 से अगर अपन बात करें तो आपके 164 कंट्रीज जो है वो इसकी सदस्यता ग्रहण किए हुए, किसके, WTO विश्व व्यापार संगठन जो होता है इसका आपको सदस्य बने हुए आपके। क्वेश्चंस ऑफ द वर्किंग WTO, तो है सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड ऑफ द ऑल। तो ये क्या करता है, ये किस चीज को आप करता है, सपोज करता है आपका, किसको करता है, अलाउ कर देता है, अनुमति प्रदान करता है फ्री ट्रेड ऑफ द ऑल कंट्रीज, कि आप ऑल कंट्रीज की जो बाउंड्रीज हैं, उनकी बैरियर्स है, उन बैरियर्स को जो है आप विदाउट एनी टैक्स, ओके, आप यहाँ व्यापार कर सकते हो। इसको बात को प्राथमिकता, प्रेफरेंस कौन देता है, WTO द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देता है आपका। इन प्रैक्टिस इन द सीन दैट इज द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स। तो ये अनफेयर तरीके से होता है, अनुचित तरीके से जो है आप इस डेवलप्ड कंट्री जो है वो इसको जो है ट्रेड को, आप बैरियर को नहीं हटा सकते। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये जो वो कुछ स्लाइड्स थी जिनके आपको क्लियर करना है। अब आपके WTO के बारे में थोड़े से रूल रेगुलेशन है, उसके ऊपर बात करते हैं अपन कि WTO रूल्स हैव टू फोर्स द
डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। ये WTO का क्या है कि ये डेवलपिंग कंट्री जो है, विकसित कंट्रियों के अंडर, जो आपके अंडर डेवलपिंग कंट्री, विकासशील जो देश है, उनको क्या करता है, फोर्स कर रहा है। क्या कर रहा है, फोर्स किस लिए कर रहा है कि रिमूव ट्रेड बैरियर्स, आप ट्रेड बैरियर्स को हटाओ। आप एग्जांपल है करंट डिबेट्स ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो आपकी करंट की जो डिबेट्स है वो किस पे चल रही है, आपकी एग्रीकल्चर गुड्स प्रोडक्ट्स जो है, एग्रीकल्चर से जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो सारी चीज़ों के ऊपर चल रही है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है WTO डिबेट्स ऑन द ट्रेड प्रैक्टिस। आपका यूएस डेवलप्ड कंट्री आती है और इंडिया अंडर डेवलपिंग कंट्री है। जो मैंने कल ही एक स्लाइड में आपको इकोनॉमिक्स को मैं बताया था आपने कि इंडिया जो है आर नॉट ए डेवलप्ड कंट्री, इट इज ए डेवलपिंग कंट्री, अंडर प्रोसेसिंग कंट्री है आपका। द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द GDP इन इंडिया। मैंने आपको बार बार बताया कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया आर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। भारत की 70% जो जनसंख्या है वो किस में है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है। और फिर आपका आता है कि आपका सबसे अधिक जो है मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर जो है, सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला सेक्टर कौन सा है, वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। देन सेकंड मोस्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है वो आपका इंडियन टेक्सटाइल मार्केट, आपका कपड़े का जो टेक्सटाइल मार्केट है वो प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट एग्रीकल्चर और सेकंड टेक्सटाइल मार्केट होता है। तो ये आपका GDP के अंदर योगदान रहता है। इसका 70% पॉपुलेशन है इसकी जो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व रहती है आपकी। और डेवलप्ड कंट्रीज सच एज US लाइक सेट द एग्रीकल्चर GDP इन 1% है आपकी, 1% जो है आपका इसके अंदर एग्रीकल्चर, एंड इट शेयर द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द 0.05%। आपका भारत की जहां 70% जनसंख्या जो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, आपकी US अमेरिका की जो है 0.5% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर को लेके वर्क कर रही है। तो इतना डिफरेंस जो है आपका इसमें रहता है। तो इससे पीपुल्स हु आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर रिसीव मैसिव सपोर्ट टू द सब्सिडी ऑफ प्रोडक्शन आपका, या जो होता है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स होता है, या आपकी जो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके भारत सरकार ने जो है बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए जो टाइम पे जो आपको लोन्स है, इन्वेस्टमेंट के लिए जो अलग अलग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए आपको सब्सिडी है, KCC किसान क्रेडिट कार्ड लोन है, ऐसे कुछ बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो आपको सरकार प्रोवाइड कर रही है। किस में कर रही है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कर रही है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वो है आपका रिजल्ट। आपका इसका रिजल्ट क्या आता है, ड्यू टू दिस मैसिव मनी इन द रिसीव द US फार्मर्स टू सेल फार्म प्रोड्यूस टू द अब नॉर्मली लो प्राइसेस, तो लो प्राइसेस भी सेल करते हैं। द सरप्लस फार्म प्रोड्यूस आर सोल्ड इन द अदर कंट्रीज मार्केट इज लो प्राइसेस एडवर्सली द अफेक्टिंग ऑफ द फार्मर्स इन द दीज कंट्रीज। और वह जो अपना किसान जो है वो ये नहीं कर सकता। अगर अपने किसान अगर ये करेंगे तो इनके जो है वो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आती है, जो लागत आती है, वो लागत जो है उनको नहीं आ पाती है। फार्मर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज आर facing problems, these are the point to debate the trade practice of WTO। तो WTO के अंदर जो फार्मर्स को लेके जो क्या था वो आपकी डिबेट चली थी, उसमें थी जो उनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, जो प्रॉब्लम्स को ये फेस इन लोगों ने किया था। ठीक है, तो ये बिकॉज नॉट एवरीवन हैज बेनिफिट्स फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। तो क्योंकि हर किसी को आप ग्लोबलाइजेशन से जो है आप प्रभावित नहीं कर सकते, आप आपको प्रॉफिट नहीं दे सकते। जो कंपनी है इंडिया के अंदर जितनी कंपनी काम करी उस कंपनी को सारी को जो है आपको MNC मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आप नहीं जोड़ सकते। तो इस टर्म से आप हर कोई को जो है आप बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करते। इट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चंस टू हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। तो इस ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है इसको किस प्रकार से और ज़्यादा मोर फेयर और अनफेयर तरीका मतलब सही तरीके से अगर काम करे आपके लिए, तो वो फेयर तरीका क्या हो सकता है इसके ऊपर भी अपने देखते हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ये जो आपकी फेयर ग्लोबलाइजेशन जो तरीका है आपका, ये तरीका क्या करता है, क्रिएट कर देता है अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटी अवसर जो है उनको आपके इंटरनेशनल मार्केट में क्रिएट करता है। एंड ऑल्सो इंश्योर द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड शेयर बेटर। और ये आपकी बेटर लाइफ को देने के आपको क्या करता है, ये श्योरिटी प्रदान करता है आपको। ठीक है, हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर, कौन से पॉइंट हैं जो कि आपके इसको मोर जो है फेयर बना सकते हैं। गवर्नमेंट्स कैन प्ले ए मेजर रोल, तो इसके अंदर सरकार जो है मुख्य रोल प्ले करेगी। कौन कौन से वो रोल्स हैं, द गवर्नमेंट कैन इंश्योर द लेबर लॉ
और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ऑन द वर्क्स देयर और देयर राइट्स। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हर व्यक्ति के जो जीवन जीने का अधिकार है, बोलने का, स्वतंत्रता का, विचार और अभिव्यक्ति का, धर्म जीने का अधिकार है, ये है राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी है। ये सब चीज़ें जो है इनको लेके जो आप देखते हो तो वो सब इनको मिलनी चाहिए। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टू देयर टिल दे आर बिकम स्ट्रॉन्ग एंड टू द कम्पीट। ये जो छोटे प्लेटफॉर्म जो है इनको आप तब तक आप सपोर्ट करोगे तब तक जो है ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने आप को कम्पीट नहीं कर पाए। द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए, यूज करने चाहिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। इन्वेस्टमेंट का और ट्रेड के जो बैरियर्स है उनको यूज करना चाहिए। एक तरफ जो आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो इन बैरियर्स को खत्म करने की बात कर रहा है, और अपन जो डेवलपिंग कंट्री है वो क्या करते हैं कि ये अगर ट्रेड और आप जो है इन्वेस्टमेंट के जो बैरियर्स है इनको खत्म कर देंगे तो आपकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग जो आपकी आजीविका जो है भारत के जो आपको दूसरे देश आपके देश में ट्रेड करने के लिए आते हैं तो वो आपको जो टैक्स देते हैं वो टैक्स जो आप नहीं लोगे तो आपका जो है इकोनॉमिकली जो आप स्ट्रॉन्ग होने के बजाय वीक हो जाओगे। आपके डेवलपिंग कंट्रीज कैन कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री ऑफ इन द WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व व्यापार संगठन है, इसके अगेंस्ट जो है ये क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्री जो है इन्होंने एक जो है मुद्दा या बहस जो है वो छेड़ी थी। ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो आप ग्लोबलाइजेशन को और बेटर बना सकते हो। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी इकोनॉमिक्स जो बुक थी और 20 नंबर का जो पार्ट था वो आपने जो इकोनॉमिक्स की जो 2 सीरीज अपने अपलोड की उस सीरीज के अंदर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और ये आपका एक रैपिड रिवीजन था। अपने लार्ज क्लासेस लार्ज सेशन आपने स्कूल में ये सब चीज़ें कर ली थी। अपना ये इसका मोटो उद्देश्य ये था कि इन स्लाइडों के माध्यम से हम आपको वो मैटर प्रोवाइड करवा दें हमारे इस प्लेटफॉर्म से। इस सेटअप प्लेटफॉर्म का सीधा उद्देश्य ये था कि बच्चों को एग्जाम में बिना समय खराब किए हुए इंपॉर्टेंट टाइम में उसको यूटिलाइज करते हुए जो है ये सारे के सारे वो पॉइंट्स थे जो एग्जाम से रिलेटेड थे। एग्जाम में इनकी बेहतरीन संभावना है कि 100% आपको ये पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये मैटर आप तक रीच आउट हो जाए। हमारी ये इस उम्मीद को जो लेकर हम चले थे उस उम्मीद को हमने आज है 60% जो है वो पूर्ण कर दिया है। आपके पास जो है आपके 60% मैटर जो है वो पहुंच चुका है। आपका काम है इसको बार बार रिवाइज करो, बार बार देखो, इनको प्रैक्टिस करो और 80 आउट ऑफ 80 नंबर की जो सीरीज है आपकी उसको आप गेन करो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।